गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लेके चल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी में एसेट्स और उसकी डिस्कशन, उसका डिटेल, और उसके बाद फिर इनकम स्टेटमेंट, और तब जाके चैप्टर हमारा खत्म होता है। क्या स्क्रीन पर जो भी मैं दिखा रहा हूँ वो विजिबल है? बताइए। यस सर। यस सर। आइए देखिए जरा, एसेट्स की कैटेगरी में जैसे हमें पहले ही मालूम है कि कुछ चीजें होती हैं जिन्हें नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें करंट एसेट्स की कैटेगरी में डालते हैं। करंट और नॉन करंट का एक ही क्राइटेरिया है, दैट हैज टू बी रियलाइज। रियलाइज मतलब उनको बेचकर पैसा आ जाए या उनसे वसूली हो जाए विद इन अ फाइनेंशियल ईयर या विद इन 12 मंथ। फाइनेंशियल ईयर 12 मंथ हम एक ही बात करके चल रहे हैं, विद इन 12 मंथ्स या विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। लाइबिलिटी के केस में बताया था ना कि कौन सी नॉन करंट एसेट्स होती है, कौन सी नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट कौन सी होती है, नॉन करंट कौन सी होती है। पिछला एग्जाम्पल लिया था। ऐसी एग्जाम्पल एसेट्स में हम लोग लेके नहीं चलेंगे, दैट्स अ सिमिलर एग्जाम्पल। आगे चलते हैं जरा। ये साफ साफ कहता है कि देखो, आपके डेफिनेशन में लिखा है कि नॉन करंट एसेट्स आर दोस विच आर नॉट करंट एसेट्स। लिखा है ना, विच आर नॉट करंट एसेट्स। ऐसी डेफिनेशन के साथ नहीं चलेंगे। तो करंट एसेट्स कौन कौन सी होती हैं? एक्सपेक्टेड टू रियलाइज विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द ऑपरेटिंग साइकिल, प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग, 12 महीने के अंदर अंदर बैलेंस शीट। और उनको उनको रियलाइज करने में, यूज करने में कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। मैंने कहा था ना, जैसे कई बार क्या होता है, अकाउंट्स फ्रीज हो जाते हैं। उससे क्या होगा, वो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपके बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ, फिर वो करंट एसेट्स की कैटेगरी में नहीं रहता। फ्रीज हो गया वो, तो कितने साल के लिए फ्रीज हो हमें नहीं पता। कोई भी ऐसा ऐसा या एसेट जो कि, जैसे मान लो किसी ने क्या कर दी, आप अपनी फैक्ट्री बेचना चाहते हैं और दूसरे वाले लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री पे कोर्ट में स्टे लिया, फैक्ट्री को क्या कर दिया, स्टे लगा दिया। फैक्ट्री ना तुम बेच सकते हो ना कुछ कर सकते हो, उसको पड़ी रहेगी वैसे। ऐसे ही आपके बैंक अकाउंट है, फ्रीज कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ईडी ने फिक्स कर दिए। क्या करोगे आप? फ्रीज कर दिए, पैसा निकल नहीं सकता उससे। तो वो फिर करंट असेट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में हम आराम से पढ़ चुके हैं। और ये सब वही है जो हमने, और ये पूरा एग्जांपल इलस्ट्रेशन 3 आपके सामने है, मैं इसको दोबारा से डिस्कस नहीं कर रहा। तरीका बिल्कुल वही है। नॉन करंट एसेट्स पे चलते हैं। आप देख रहे हैं, पहली मेजर हेडिंग है जिसे हम पहले पहले जमाने में क्या बोलते थे, नॉन करंट एसेट्स, और क्या बोलते थे हम लोग, फिक्स एसेट्स बोलते थे। फिक्स एसेट्स में क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट आया। और दूसरा क्या बोला हम लोगों ने, इंटेंजिबल एसेट्स बोला। अब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है जी। इसके बाद आपकी बारी आती है नॉन करंट एसेट्स को। इन सबको एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर डेफर्ड टैक्स हमारे सिलेबस में है नहीं, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आएगा और अदर नॉन करंट एसेट्स आएगा। चलो, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये है टेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी होगी, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, प्लांट किसी भी फॉर्म में, और इक्विपमेंट किसी भी फॉर्म में आपका बन सकता है। वी आर मूविंग ऑन पेज नंबर 1.28। जिनके पास नहीं है वो को ध्यान से देख लें। प्रॉपर्टी प्लांट में क्या होती है, सारी की सारी टेंजिबल एसेट्स निकल कर आती हैं। इनकी कैटेगरीज क्या है देखिए। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को एक हेडिंग बना दिया, इंटेंजिबल एसेट्स को दूसरी हेडिंग बनाया। और उसके बाद मैंने बताया था पहले भी, इशू फेयर के टाइम पे, अगर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन की फेज में है, सेमी प्रिपेयर्ड पोजीशन में है, तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं। और अगर इंटेंजिबल अगर है तो उसे क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट बोलते हैं। अब जरा देखिए, प्लांट प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या लेके चल रहा है। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स लेके चल रहा है, कंप्यूटर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब लेके चल रहा है। सब कुछ ठीक है, लेकिन फिक्चर्स क्या है? कोई बताएगा व्हाट इज फिक्चर्स? जैसे ये बोर्ड लगा हुआ है आपके सामने, वो साउंड सिस्टम लगा हुआ है आपके सामने, लाइट्स लगी हैं, वो डिस्को डांस लगी लाइट लगी हुई है, और एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, है ना, एयर कंडीशनर लगे, इवन द वायरिंग, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ये सब फिक्चर्स कहलाती हैं। फिक्स है ये। लेकिन जो फर्नीचर आपके सामने लगा जिस पर आप बैठे हैं, वो मूवेबल है, उठा के इधर उधर जा सकते हैं हम लोग। ठीक है जी। फर्नीचर फिक्चर्स टेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में चलता है। वो सामने अलमारी लगी हुई है जिसमें नैतिक ढूंढता होता है हमेशा कुछ ना कुछ, उसमें नहीं है वो, खाली हो। तुम और कौन? पूछो, दिवाली में कहाँ से लेके आए थे पेरेंट्स सुबह रात को? रिकॉर्डिंग में जाएगा वरना बता देता कहाँ थे। आइए चलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, इनको इंटेंजिबल। जरा देखिए, गुडविल है, ब्रांड ट्रेडमार्क है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, मस्ट हेड्स है, पब्लिशिंग टाइटल है, ठीक है, माइनिंग राइट्स हैं, कॉपीराइट है, पेटेंट है, लाइसेंसेस है, फ्रेंचाइजी हो सकती है, फॉर्मूले हो सकते हैं, रेसिपीज हो सकती है। ये सब क्या होते हैं आपके
इंटेंजिबल है। अच्छा ये सब तो बढ़िया है भाई, चलो ठीक है, दिस इज फाइन। लेकिन ये बताइए मुझे, ये व्हाट इज दिस मस्ट सेट, ये क्या चीज हो सकती है बताइए। कोई बताएगा? अच्छा जी, चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या बोले जा रहा है यार, कैसी बात करता है अस्मित, क्यों बोल रहा है ये सब चीजें? मतलब यू आर डिस्ट्रैक्ट। चलिए चलिए ठीक है, ओके। जैसे रोहन, रोहन आपकी फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस कौन है? अम, कोई भी। ऐसे अनन्या पांडे, आपकी नहीं। जनरेशन की? नहीं? आलिया भट्ट का दूसरा लेटेस्ट वर्जन है वो लड़की, कोई तो होगी, बोल जल्दी से, अश्विन बताए कौन। नॉट इन पर्टिकुलर, ये कौन लड़की है भाई? नॉट इन पर्टिकुलर नाम होता है किसी का क्या? तुम बताओ नैतिक, बता बता। लेट मी कंप्लीट माय एग्जांपल फास्ट यार, आई नीड योर हेल्प जल्दी। दिशा भटनागर, ये कौन है? अच्छा दिशा पटानी। हाँ, हाँ ठीक है। सुनिए, अब क्या होता है कि दिशा पाटनी की अगर किसी मैगजीन में कवर पे जो फोटो आती है, तो अगर मान लो उस मंथ में या फिर 15 दिनों में वो मैगजीन जो छपती है, उससे अगर 5 लाख कॉपियां छप जाती हैं, तो नैतिक भदौरिया सारी की सारी खरीद लेता है। कहता है किसी और को नहीं देखना इससे। घर भर लिया, कमरा भर लिया, मतलब 5 लाख कॉपियों से तो पूरा कमरा भर जाता है। तो भर के खरीद ली सारी की सारी। पापा ने बोला पापा इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। किस पे इन्वेस्ट कर रहा है? बिल पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं। अच्छा सुनो, अगर किसी मैगजीन के कवर पे जो मेरी फोटो छपे तो कोई खरीदेगा इसको? कोई नहीं खरीदेगा। क्यों? कोई नहीं, मैगजीन फ्लॉप हो जाएगी। आई एम नॉट अ फेमस पर्सनैलिटी, आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी। लेकिन किसी सेलिब्रिटी की फोटो खींचते हुए क्या करते हैं, बढ़िया। अब जैसे लड़कियों के भी आइकन होते हैं, मतलब वो जनरली अपोजिट जेंडर को हम लोग अपना आइडल मान के चलते हैं। तो किसी भी फेवरेट एक्टर की फोटो खींच जाती है अगर, तो देखते हुए आ जाती है यार क्या मस्त फोटो है, मस्त फोटो है, ऐसे बोलते हैं। तो मस्त सेट का मतलब क्या हुआ? मस्त मुंडी किसी की अगर छप जाए तो मस्त सेट बोलते हैं उसको। यही है ना? ठीक है भाई। ऐसे उदास बैठे से कर्जा लेके आया किसी का, अब तो दिवाली होगी, दिवाली में ज्यादा खेला था क्या? रोहन इज दैट फाइन? तो अगर किसी मैगजीन पर किसी बंदे की मस्त सी फोटो छप जाती है तो क्या बोलते हैं उसे? मस्त सेट बोलते हैं। ठीक है, ही इज एग्री, ही इज एग्री कह रहा हाँ जी सही से। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, उसे बताएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। अब जरा समझते हैं कि मस्ट सेट क्या होते हैं। अश्वित ने बिल्कुल सही बोला था। मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ, जरा देखिएगा। यहाँ आपके सामने न्यूज, जो ऑनलाइन वाले हैं, जरा देखिए आपके सामने क्या चल रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, देखिए जरा। कैन एनीबडी रीड इट आउट? अरे कोई देख सकता है इसे? यस सर, यस देखिए क्या दिख रहा है देखिए। सर, न्यूज़पेपर राजीव गांधी असैसिनेशन अनाउंस करते हुए। हाँ, मतलब जिस दिन हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हुआ था, उसकी खबर ये न्यूज़पेपर में आपको दिख रही होगी। द हिंदुस्तान टाइम्स में, ये साउथ का है, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया है, और भी अलग अलग न्यूज़पेपर देखेंगे आपको तो वहां पर आपको दिखेगा ये सब। तो ये जो हेडलाइन होती है, और आप देखेंगे, अगर आप इसको देखेंगे तो टाइम्स ऑफ इंडिया की, हिंदुस्तान टाइम्स की, पावर टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है पावरफुल ब्लास्ट क्लेम्स 20 अगस्त, राजीव असैसिनेटेड, ऐसा लिखा हुआ है। दूसरे में ये हम पढ़ नहीं पाएंगे, यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी अगर आप देखेंगे लिखा हुआ आता है। कोई भी बड़ी घटना हो जाती है जैसे, तो न्यूज़पेपर में अगले दिन खबर आती है, लेकिन क्या सेम हेडिंग सेम टाइटल उसके साथ आती है? बिल्कुल नहीं आती, अलग अलग आती है। तो रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई बोलते हैं उसको। न्यूज एजेंसी है, सरकारी न्यूज एजेंसी है पीटीआई। जैसे आपने देखा होगा कि रशिया की रशिया की अपनी सरकारी न्यूज एजेंसी है, चाइना वालों की अपना है, पीपल्स टाइम्स बोलते हैं चाइना वालों का, वो ऐसा न्यूज़पेपर होता है सरकारी। पीटीआई ऐसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। वो हिंदुस्तान के अंदर क्या करती है, सारे के सारे न्यूज़पेपर के
कंटेंट को मॉनिटर करती है और बहुत सारी चीजों को देखती है। तो मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया ये खबर छापना चाहता है कि राजीव गांधी असैसिनेटेड, तो पीटीआई की वेबसाइट में जाते हैं। मतलब पहले भी होता था इस तरह से सिस्टम, अभी अब तो खैर बहुत ज्यादा हाईटेक हो चुका है। अब वहाँ अपना टाइटल टाइप करते हैं, अगर वो टाइटल से मिलता जुलता टाइटल होगा तो पॉपअप हो जाएगा, यू कांट टेक इट। जैसे आप पासवर्ड रख रहे होते हैं या गूगल अकाउंट खोल रहे होते हैं, आप ऑलरेडी कोई गूगल डालते हैं तो वहां लिखता है नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल चलता है, नहीं कर सकते आप उसका कुछ भी। तो क्या करते हैं, राजीव गांधी असैसिनेटेड वाली खबर का, तो मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाला, वो टाइटल नहीं एक्सेप्टेबल है, फिर आपको बदलने पड़ेंगे कुछ टर्म्स, कुछ भाषा, कुछ शब्द बदलने पड़ते हैं, फिर वो टाइटल आपका हो गया। कोई तीसरा न्यूज़पेपर वाला डालेगा तो उसको वो टाइटल नहीं मिलेगा। तो जरा समझिए आप, मान लिया जाए, आपने देखा होगा देयर वाज अ मूवी मद्रास कैफे। मद्रास कैफे जॉन अब्राहम की फिल्म थी राजीव गांधी के मर्डर केस पे थी, वो सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी पे थी। तो उसमें दिखाते हैं जॉन अब्राहम थोड़ा लेट हो जाता है और धमाका हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं बचा पाता। मद्रास कैफे में उसके बाद जब असैसिनेशन के बाद अखबारों में अगले दिन की खबर छपती हुई दिखाई जाती है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, देखते हैं ना फिल्मों में दिखाते हैं, अचानक से न्यूज़पेपर रोल होकर निकल रहे होते हैं, उसमें लिखा हुआ था बड़ी बड़ी खबर। तो जो ये मूवी वाले होते हैं, उनको टाइम्स ऑफ इंडिया की ये स्पेसिफिक स्टोरी दिखानी अगर है तो किससे परमिशन लेनी पड़ती है, टाइम्स ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन फ्री में नहीं मिलती है, पैसे देने पड़ते हैं उसको। मुझे ध्यान है 2007 में आई यूज टू वर्क इन कॉर्पोरेट, हमारे क्लाइंट को एक न्यूज चाहिए थी। मारुति सुजुकी ने, देखो आपने देखा होगा ना, हुंडई वाले हो गए, होंडा वाले हो गए, अपनी गाड़ियां वापस मंगाते हैं उनकी फॉल्ट ठीक करने के लिए। ये कहानी 1987 में शायद मारुति ने भी किया था, अपनी करीब करीब 5,000 या 10,000 गाड़ियां वापस मंगाई थी, क्लच का कोई फॉल्ट था। क्लाइंट वो न्यूज चाहता था। मी विद वन जूनियर वी विजिटेड टू टाइम्स ऑफ इंडिया ऑफिस, बहादुर शाह जफर मार्ग में वहां गए, उनके आर्काइव्स में गए, उनको बोला हमें ये न्यूज चाहिए और ये डेट चाहिए। तो उन्होंने क्या करा, अपने उनके टेलीप्रिंटर टाइप की चीज होती है कंप्यूटर में, पहले उन्होंने ढूंढा उसको, ढूंढने के बाद उन्हें दिख गया, और हमें 5 कॉपियां चाहिए थी। तो एक एक छोटा सा न्यूज़पेपर का आर्टिकल जाता, 1,000 रुपये में दिया उन्होंने हमें, 5 कॉपियां 5,000 रुपये में दी, बकायदा बिल वगैरह। उस समय जीएसटी नहीं होता था, वैट वगैरह लगा के पैसे लेके आए हम लोग उससे। अब आप बताइए, आपको फ्यूचर में अगर कोई टाइटल चाहिए टाइम्स ऑफ इंडिया का, उनके आर्काइव्स में चाहिए, पैसा दीजिए और ले आइए, ठीक है। ये उनके लिए क्या कहलाता है, उनके लिए एक इंटेंजिबल एसेट्स है। इस इंटेंजिबल एसेट्स का नाम होता है मेस हेड्स। मस्ट हेड नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं, मेस्ट हेड बोलते हैं। और पब्लिशिंग टाइटल क्या होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू बिजनेस लाइन, द इकोनॉमिक्स टाइम्स, इंडिया इन्फोलाइन। मतलब इस तरह के जो टाइटल होते हैं, इनको हम पब्लिशिंग टाइटल बोलते हैं। ये आपके अलावा कोई और यूज नहीं कर सकता है। अगर किसी को आपके टाइटल, जैसे वर्ल्ड का सबसे जैसे एक व्यक्ति है जिसको कहते हैं रूपर्ट मर्डॉक, मीडिया मुगल है, वर्ल्ड के लीडिंग न्यूज़पेपर का मालिक है वो बंदा, सारे के सारे लीडिंग न्यूज़पेपर उसकी कंट्रोल में आते हैं, मीडिया मुगल कहा जाता है उसको। ऑस्ट्रेलियन बंदा है, इवन मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क टाइम वगैरह भी उसने खरीद रखे हैं। तो न्यूज़पेपर खरीद लेना एक अलग चीज हो गई, ठीक है, और इस तरह की न्यूज खरीदने एक अलग चीज हो गई। तो ये सब किस कैटेगरी में चले जाते हैं, जैसे इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में हम डालते हैं। आई थिंक यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ मैस हेड किसे कहते हैं, तुम्हें Yes, कैसे sir. पता था? चलो अच्छी बात है। अब जरा देखिए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट हो गया। कोई भी फिक्स एसेट्स अगर टेंजिबल, मतलब कंस्ट्रक्शन के फेज में, तो उसे ये बोलते हैं, और दूसरे वाले को इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट बोलते हैं। आप एक रिसर्च कर रहे हैं, आपको मालूम है अगर रिसर्च सक्सेसफुल हो गया तो इट इज गोइंग टू बी एवोल्यूशन या रिवोल्यूशन इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऐसा कुछ कर रहे हैं। उसको करने में आपके 200 करोड़ खर्च हो चुके हैं अभी, और भी खर्च करना है आपने। तो ये क्या कहलाएगा, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट कहलाएगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में चले आइए जरा। अच्छा जरा देखते हैं, अब यहाँ ना बार बार आपको ये चीज आती है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, और दूसरी आती है अदर इन्वेस्टमेंट्स। मतलब ट्रेड इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दो आता है, मैंने पार्टनरशिप में भी बताया था। जैसे मान लिया जाए कि अभी एक ने झारखंड में एक स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया, इसको आयरन ओर चाहिए होता है, इसको कोयला चाहिए होता है, इसे इलेक्ट्रिक कंपनी से क्या चाहिए होती है, पावर भी चाहिए होती है, पानी भी चाहिए होता है। अब इसने देखा कि झारखंड में ऑलरेडी बहुत सारे स्टील मैन्युफैक्चरर हैं, इसके जो आयरन ओर सप्लायर हैं, या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, या फिर मैं बोलूँ तो कोल सप्लाइंग कंपनी जो है, उसका झुकाव जो है, इंक्लिनेशन जो है, वो कॉम्पिटिटर की तरफ जा रहा है। और हो सकता है कि फ्यूचर में इसकी सप्लाई बंद हो जाए। तो अगर सप्लाई बंद हो जाएगी तो इसका इसका जो स्टील वो बनेगा नहीं।
और स्टील नहीं बनेगा तो क्या होगा? इकोनॉमिक्स में कहते हैं ना सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर अभी का स्टील मार्केट में नहीं है तो लोग कोई और स्टील खरीद लेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना कि क्योंकि अभी का स्टील नहीं मिल रहा है तो लोग अपना घर ही नहीं बनाएंगे। बनाएंगे ना वो तो दूसरा स्टील यूज कर लेंगे, तो धीरे धीरे फेड आउट हो जाएंगे मार्केट से। तो ये क्या करते हैं, वो जो आयरन ओर कंपनी, माइनिंग कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, उन सब में अपने 27-28% शेयर खरीद लेते हैं। अब क्या हुआ इससे, क्योंकि ही इज अ मेजर स्टेक होल्डर इन दोज कंपनीज, तो कंपनी क्या इसके अगेंस्ट फैसला ले सकती है, क्योंकि ये मेजर इन्वेस्टर है, तो इसका एक डायरेक्टर भी बैठता है कंपनी में, नहीं कर सकता कोई। तो investment in securities of other company in order to safeguard, in order to promote, in order to save your business interest, वो कहलाता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उसके अंदर क्या करते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को जोड़ते हैं और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। याद करो पार्टनरशिप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बताया था ट्रेड इन्वेस्टमेंट जुड़ेगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होगा, माइनस होगा। वो यहाँ भी होता है। जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड बना कैलकुलेट करेंगे ना रेशियो एनालिसिस में, कैसे होती थी कैलकुलेट, टोटल एसेट्स में से टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस कर देते थे तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आता था, पार्टनरशिप में पढ़ते थे, नेट एसेट्स जिसे कहते थे। नेट एसेट्स का फॉर्मूला आपने डिवेंचर में भी तो यूज किया था, टोटल एसेट्स में से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करते थे, नेट एसेट्स आता था। लेकिन यहाँ कंपनी की जब हम बात करेंगे एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो क्या करते हैं, टोटल एसेट्स माइनस सिर्फ करंट लायबिलिटी करते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम शेयर होल्डर फंड लेंगे और प्लस क्या कर देंगे, लॉन्ग टर्म बोरोविंग या नॉन करंट लायबिलिटी भी जोड़ देंगे। क्योंकि मैंने पार्टनरशिप में बताया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इन केस ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ ओनर्स फंड, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड इन केस ऑफ कंपनी इसका मतलब होता है ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड दोनों। बोरोड फंड भी कौन सा, लॉन्ग टर्म वाला। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला बदल जाता है जब हम एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ध्यान रहेगा इस चीज का, रेशियो में बताऊंगा और डिटेल में आपको। अच्छा, अब ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या हुए भाई, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है कि परचेज ऑफ शेयर सिक्योरिटी डिबेंचर्स ऑफ अदर कंपनीज, ठीक है, इन इन एक्सपेक्टेशन ऑफ इंक्रीज इन देयर प्राइस, सेलिंग आउट देम इन द मार्केट एंड गेनिंग द मनी, ये उस काम के लिए होता है। तो आप किसी कंपनी के शेयर इन्वेस्ट कर रहे हो ट्रेडिंग पर्पज से, तो उससे तो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रही है, इसीलिए जब कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करते हैं ना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देते हैं, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से अगर कोई इंटरेस्ट है या डिविडेंड आया उसको भी माइनस कर देते हैं। लेकिन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड में जोड़ते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट से होने वाली इंटरेस्ट इनकम को भी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये रेशियो में काम आएगा। कोई बच्चा बोल रहा था सुबह, इतनी थोड़ी क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैं ये इतनी थोड़ी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये जो कंसेप्ट अभी इस चैप्टर में आ रहे हैं ये रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो में काम आएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ट्रेड और नॉन ट्रेड का चक्कर समझ में आया। ट्रेड और नॉन ट्रेड जो होता है वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकता है, तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट इन्वेस्टमेंट दोनों हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा देखिए नीचे, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लें, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज, और इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर एंड बॉन्ड्स। डिवेंचर और बॉन्ड का फर्क मालूम है सबको, बताइए। डिवेंचर के साथ कूपन रेट होता है, बॉन्ड के साथ कूपन रेट नहीं होता। डिवेंचर पार प्रीमियम डिस्काउंट भी हो सकता है, बॉन्ड हमेशा डिस्काउंट पे इशू होता है। मेच्योर क्या होता है, पार पे होता है। वो रिडीमेबल पार और प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, पार्टनरशिप फॉर्म में इन्वेस्ट कर दिया, कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जिसका नेचर स्पेसिफाइड हो। डेफर्ड टैक्स एसेट्स के बारे में या लायबिलिटी के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे अभी। लॉन्ग टर्म लोन्स और एडवांसेस आ जाता है, जरा देखिए। अगर कोई लोन ऑपरेटिंग साइकिल के बियॉन्ड, 1 साल के बियॉन्ड चला जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बोलते हैं। ये वो लोन्स एंड एडवांसेस है जो हमने किसी को दे रखा है, हमने किसी से ले रखा है तो क्या बोलते हैं उसे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग या शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोलते हैं। हम किसी को अगर लोन देंगे तो क्या बोलेंगे, लोन्स एंड एडवांसेस अगर लिखा हुआ आगे तो इसका मतलब एसेट्स वाला है, ये ध्यान रखना। पता चला लायबिलिटी मान लिया उसको। अच्छा, जब हम अपने किसी सप्लायर को पैसा एडवांस देते हैं गुड्स के लिए तो सिंपल एडवांस बोलते हैं, करंट एसेट्स का पार्ट बनता है। लेकिन जब हम किसी मशीनरी के लिए, बिल्डिंग के लिए, प्लांट के लिए एडवांस देते हैं
ठीक है, उसे कैपिटल एडवांस बोलते हैं। वो भी हमारा क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में चला जाता है, उसे कैपिटल एडवांस बोलते हैं। ठीक है जी, ध्यान रहेगा, कैपिटल एडवांस का मतलब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, फिक्स एसेट्स डेवलपमेंट की स्टेज पे थी। कैपिटल एडवांस मतलब एसेट्स के लिए आपने क्या कर दिया, एडवांस दे दिया। कैपिटल शब्द का मतलब ही क्या हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात कर रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, एसेट्स की परचेज को कहते हैं। आपने फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपने 20 करोड़ एडवांस दे दिया, वो भी कैपिटल एडवांस ही कहलाएगा। ठीक है, आपने प्लांट एस्टेब्लिश करना है 200 करोड़ का, 10 करोड़ एडवांस दे दिया, कैपिटल एडवांस कहलाएगा। अदर लोन्स एंड एडवांसेस स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, अगर आपने कोई लोन्स एंड एडवांसेस सप्लायर को कर रखा है, लोन्स एडवांस अगर आपने सप्लायर को करा 1 साल से बियॉन्ड टाइम पीरियड के लिए, वो लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांसेस की कैटेगरी में जाएगा। लेकिन मशीन वाले को देंगे तो क्या कहलाएगा, कैपिटल एडवांस कहलाएगा। और यही सब अगर 1 साल के अंदर अंदर वाला हो तो क्या कहलाएगा, करंट एसेट्स की कैटेगरी में चला, करंट एसेट्स की कैटेगरी में चला जाएगा। अदर नॉन करंट एसेट्स में क्या क्या आता है देखिए जरा, सिक्योरिटी डिपॉजिट। और फिर एक बात समझिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, एक टर्म थी क्या, पब्लिक डिपॉजिट, याद है किसी को पब्लिक डिपॉजिट? फिर हमारे पास एक दूसरी टर्म आई थी डिपॉजिट, ये थी नॉन करंट लायबिलिटी, ये थी करंट लायबिलिटी। पब्लिक डिपॉजिट नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बना था, ये किसका पार्ट बना था, करंट लायबिलिटी का। फिर एक दूसरा आता है सिक्योर, दूसरा ये आया हमारे पास क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये वाला पार्ट। ये दोनों लायबिलिटी के पार्ट थे। अब जो मैं डिस्कस करूंगा ये एसेट्स का पार्ट है। व्हाट इज सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये क्या होता है जरा जानने की कोशिश करें। जब तुम उस क्लास में थे, जब मैं बता रहा था, मालूम मुझे, थे हमने बोला था ना अश्वित इजिप्ट के टूर पे जा रहा था, यू आर देयर इन दैट क्लास, याद है? तुमने क्लास ट्यूसडे थर्सडे बैच की सुबह करी थी। हाँ, जाओ तो सुनिए जरा ध्यान से, कि अगर हम बोले अजय ये यूरोप के ट्रिप पे जा रहा है, फिर वहां से इसका मन बदल गया, ये इजिप्ट भी चला गया, फिर मन बदल गया, फिर इसने कहा चलो यूएस भी देख के आ जाते हैं, उसी डायरेक्शन में चलते चलते लग गए 4 महीने। और इसे मालूम है कितना टाइम मुझे लगेगा, तो क्या 4 महीने के लिए ये अपने घर की बिजली पानी लाइन वाइन से कटवा के जाएगा? जब कोई लंबे ट्रिप पे जाता है, इवन वो कोई साल भर के लिए भी जाए, तो क्या अपने घर की बिजली कटवा के जाता है, पानी का कनेक्शन कटवा के जाता है, गैस का कनेक्शन कटवा के जाएगा? गैस वाले का कनेक्शन टेम्पररी डिस्कनेक्ट होता है, बिजली वाले का तो कुछ नहीं भाई। आप सारे एमसीबी बंद करके चले जाइए, पानी के सारे नल बंद करके चले जाइए, लेकिन आप कनेक्शन डिस्कनेक्शन करवा के जाएंगे तो बड़ी परेशानी होती है, फिर उसको जुड़वाने में बड़ा टाइम लगता है, सारे चार्जेस वगैरह दोबारा देने पड़ते हैं, नहीं कर सकते आप ऐसा। तो देखिए चाहे बिजली जलाए ना जलाए, मिनिमम चार्ज तो आएगा ही, आएगा आपका, आएगा ना, फिक्स चार्ज तो आता ही है ना आपके पास। पानी नहीं देंगे मीटर का, नोएडा में तो मीटर नहीं लगे, दिल्ली में तो मीटर लगे पानी के चार्जेस लगते हैं। ठीक है जी। अब क्या होता है कि जब आप बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक कंपनी को डिपॉजिट देना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट। आपने देखा होगा ना एयरटेल का या जियो का, जब आप वाईफाई कनेक्शन लेते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करते हैं, 5,500 का, 2,500 का, जो भी डिपॉजिट करते हैं। पावर सप्लाई कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटी डिपॉजिट लेते हैं। ये जो पानी का कनेक्शन लेते हैं ये भी सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है, ये लोग डिपॉजिट लेते हैं। अब जरा सोचिए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कस्टमर ने, हर कस्टमर ने 5,000 का डिपॉजिट आपको करवा रखा है, और आपके कस्टमर 1 करोड़ कस्टमर है। 5,000 इंटू 1 करोड़ कितना करोड़ हो गया, 5,000 करोड़ का आपका डिपॉजिट है, 5,000 करोड़ का डिपॉजिट। ठीक है जी, 5,000 का करोड़ का डिपॉजिट, ये क्या कहलाता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी है। ठीक है जी। लेकिन हमारे लिए, हमारी कंपनी ने क्या कर रखा है, पानी का कनेक्शन ले रखा है कमर्शियल वाला, और हमसे 1 लाख रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट ले रखा है, तो दैट इज व्हाट टू अस, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, बताओ? लॉन्ग टर्म कहलाएगा ये, क्योंकि हमारी कोई इंटेंशन नहीं कि अपना बिजली का कनेक्शन कटाए, पानी का कनेक्शन कटाए, इसे सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। ठीक है जी। मतलब आपके डिपॉजिट जो टेलीफोन कंपनी, इलेक्ट्रिक कंपनी, वाटर सप्लाई कंपनी के पास जमा होते हैं, वो आपके लिए क्या कहलाते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट है। और किसका पार्ट है, नॉन करंट एसेट्स का पार्ट बनता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन से एडवांसेस में। फिर एक आता है फिक्स डिपॉजिट। बटा ये क्या चीज भी बताओ जरा, ये क्या हो सकता है? ये इन्वेस्टमेंट है।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। बैंक में जो आपके एफडी जमा होती है ना, ये वो है। तो डिपॉजिट चार जगह आया, पब्लिक डिपॉजिट, नॉन करंट लायबिलिटी, सिर्फ डिपॉजिट करंट एसेट्स, सॉरी नॉन करंट एसेट्स करंट, सॉरी नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी। सिक्योरिटी डिपॉजिट किसके अंदर आया? लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर आया। और ये फिक्स डिपॉजिट किसके अंदर आएगा? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में चला जाएगा ये फिक्स डिपॉजिट्स। ठीक है जी। ऑनलाइन में इज दैट ओके विद एवरीबॉडी? ये अक्सर डिस्कस तंग करता है लोगों को, तो मैंने इसका डिस्कशन आपके सामने कर दिया। आई होप सिक्योरिटी डिपॉजिट इज ओके विद यू, समझ में आया? लिखा है जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके लिए एक अच्छा एग्जांपल है। और ये क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर नॉन, सॉरी लोन्स एंड एडवांस, अदर नॉन करंट, हम बोल रहे हैं इसको अदर नॉन करंट एसेट्स में। लोन्स एंड एडवांसेस तो स्पेसिफाइड होता है, उस पर इंटरेस्ट इंटरेस्ट का। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट पे इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कोई इंटरेस्ट नहीं देती है आपको। आपका पैसा जमा है, 5,000 जमा है 20 साल से, कोई इंटरेस्ट नहीं देती है। लेकिन दिल्ली में है, केजरीवाल गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया था। उसने बोला यार जो इतने डिपॉजिट पड़े हैं, तो जब दिल्ली में बिजली का बिल आता है ना, तो क्या आता है? बिजली का बिल आता है माइनस इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट करके, 2 रुपए, 4 रुपए, 15 रुपए जो भी, तो माइनस करके बिजली का बिल आता है। ऐसा चलता है। लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर और क्या, बिल्स रिसीवेबल, अगर वो 12 महीने से ज्यादा के हो तो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म कहलाएगा। 12 महीने से कम का हो तो क्या कहलाएगा? वो शॉर्ट टर्म कहलाएगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो होता है हिंदुस्तान का, उसके हिसाब से कोई भी बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल 6 महीने से ज्यादा का नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ अकाउंटिंग में दिख रहा है तो हम उसको ओवर रूल नहीं कर सकते हैं। तो ये 12 महीने से ज्यादा का अगर कोई भी डेटर या कोई भी बिल्स रिसीवेबल हो जाए, प्रैक्टिकली तो होता ही है। कोई कहता है जी मैं 9 महीने में पैसा दे दूंगा, और उसकी फाइनेंशियल क्राइसिस फंस गई, पैसा 1.5 साल तक नहीं दे पाया, तो भाई फिर किसकी कैटेगरी में जाएगा? अदर नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में जाएगा ना। हाँ जी बोलिए। देखो बच्चे, समझ, प्रूडेंस को फॉलो करो। जब वसूली की बात होती है ना, तो प्रूडेंस फॉलो करके चलिए। और सुनो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब आप पढ़ेंगे ना आगे चल के सीए के फाइनल में, सीए के आईपीसीसी में, तब आपको बहुत क्लैरिटी आएगी कि एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करना है उस सिचुएशन में। वहां वो क्लैरिटी होती है, तो वो अभी हमारे डोमेन के बाहर है चीजें। आगे देखते हैं जरा। तो लॉन्ग टर्म रिसीवेबल हो गया, देखिए आपके सामने हमने बोला इसको। फिर बारी आई है अदर्स। ट्रेड रिसीवेबल के अलावा भी कई सारे ऐसे खर्चे होते हैं, जैसे इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल है, और अमाउंट ड्यू फॉर एसेट्स सोल्ड है। आपने एसेट्स बेच दिए, अभी रिकवरी नहीं हुई है। आपने कोई 50 करोड़ का प्लांट बेचा था, 20 करोड़ आ गया, फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया, अभी बचा रह गया पैसा। या डील ही ये हुई थी कि जो हमें 200 करोड़ देगा, वो 25-25 करोड़ की इंस्टॉलमेंट में देगा, और 3 साल तक चलेंगे वो इंस्टॉलमेंट। ये सब क्या कहलाते हैं आपके? वही अदर नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में चला जाता है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल की बात कर रहे हैं, वहां चला गया, करंट एसेट्स में आ जाते हैं। बिल्कुल वही है, करंट इन्वेस्टमेंट बना। इन्वेंट्रीज जानते हैं ना सब लोग, आप किसको कहते हैं? इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की, फिनिश गुड्स की, और सेमी फिनिश गुड्स की, WIP भी बोलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल हमने पढ़ा भी, डेटर और BR होता है। कैश एंड कैश इक्वल, ऐसी कोई भी चीज जो कैश या कैश के बराबर हो, उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोलते हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं, और अदर करंट एसेट्स हैं। अब जरा एक एक करके देखें इनके अंदर क्या क्या आता है। करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर वो सारी सारी चीजें चली गई क्या? इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, प्रेफरेंस में इन्वेस्ट कर दिया, गवर्नमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया, डिवेंचर बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, पार्टनरशिप फंड में इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेंट्री, मैंने बताया आपको, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की हो सकती है, ठीक है। और इन्वेंट्री रॉ मटेरियल होती है, वर्क इन प्रोग्रेस होता है, फिनिश गुड्स होता है, और एक स्टॉक इन ट्रेड भी होता है। स्टॉक इन ट्रेड आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर भी बता देता हूँ। जैसे आप पीटर इंग्लैंड के या वैन ह्यूसेन के शोरूम में जाते हैं, जो कि मेंस गारमेंट, पैंट शर्ट ब्लेजर वगैरह सब क्या करते हैं, वो आपको प्रोवाइड करते हैं। वहां जाके देखेंगे तो आपको बेल्ट भी दिखती हैं, लेदर के वॉलेट दिखते हैं आपको, कफलिंग्स दिखते हैं आपको, टाई पिन दिखती हैं आपको, टाई दिखती हैं आपको, और बहुत सारी मेंस के अंडरगारमेंट्स दिखते हैं आपको, सॉक्स दिखते हैं आपको, हैंकी मिलते हैं आपको। इतनी सारी चीजें मिलती हैं। तो ये पीटर इंग्लैंड या वैन ह्यूसेन सब सब थोड़ी मैन्युफैक्चर करता है, ये दूसरों से खरीद लेता है बनी बनाई चीजें, फ्री सेल के लिए। इन्हें स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। हाँ जी बेटा। व्हाइट लेबल, मैं आई एम हर्डिंग दिस टर्म फर्स्ट टाइम फ्रॉम यू, आई वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट। गॉट इट। इन्हें स्टॉक इन ट्रेड कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए वही 12 महीने से ज्यादा।
अच्छा, डेटर और बिल्स रिसीवेबल आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे दे आर, कोई है क्या, एनीबडी? हाँ जी, तुमने ज्वाइन किया, चलो कोई बात नहीं। तो डेटर और ट्रेड रिसीवेबल्स जो होते हैं, अच्छा, ये बहुत क्लियर करके आपको एक चीज बता रहा है कि बैलेंस शीट में जो प्रेजेंटेशन है डेटर का, देखिए मैं पार्टनरशिप के हिसाब से बता रहा हूँ, ये बैलेंस शीट होती है। डेटर आप यहाँ लिखेंगे सपोज 2 लाख रुपए के, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आप यहाँ रखेंगे 20,000 का। ये रियल प्रेजेंटेशन, ऐसा प्रेजेंटेशन होता है, एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन होता है। अब क्या हुआ जरा ध्यान से देखें, अगर दूसरा प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में ऐसा भी होता है कि आप क्या कर सकते हैं, डेटर यहाँ दिखाइए 2 लाख रुपए के, और क्योंकि लाइबिलिटी साइड का आइटम उठा के यहाँ रख दीजिए, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का, 20,000 का, तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1,80,000 हो जाती है। और इसी एक्सप्रेशन से लोगों का दिमाग हिल जाता है, पार्टनरशिप में जानबूझ के वो इस तरह की गलती करते हैं। भाई समझिए, डेटर में से अगर प्रोविजन माइनस हो रहा तो इसलिए हो रहा माइनस क्योंकि वो लाइबिलिटी का आइटम था। प्रोविजन बनाने से डेटर थोड़ी कम होते हैं कभी भी। पार्टनरशिप में दिमाग में कंफ्यूजन लेके चलते हैं लोग कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दिया तो भाई डेटर कम हो गया, डेटर थोड़ी कम हुआ। रेजोल्यूशन में कितनी परेशानी होती है, डेटर लिखा है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी लिखा हुआ है, बच्चे डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकाल के रियलाइजेबल वैल्यू निकाल रहे होते हैं। अरे क्यों निकालोगे भाई, डेटर इंडिपेंडेंट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपनी अलग चीज है। ये लायबिलिटी नेचर का आइटम है, एसेट्स नेचर का आइटम है, दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा, आगे तो लगेगी, माइनस होगा। दिस इज द रीजन व्हाई वी डिडक्ट। ये नहीं है कि प्रोविजन बनाने से हमारे क्या हो जाएंगे, डेटर कम हो जाएंगे। ये गलती रिजर्वेशन में करते हैं, वो नहीं करिएगा। और यहाँ कंपनी ने उसको रेटिफाई किया। आगे बढ़ते हैं, दे रहा है आपके सामने फर्स्ट अप्रोच है, प्रोविजन को प्रोविजन की कैटेगरी में दिखाइए, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में। और दूसरी अप्रोच में प्रोविजन कहाँ से माइनस कर दीजिए, बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम, कहाँ से, ट्रेड रिसीवेबल से। बढ़िया नींद आ रही है, जाओ मुंह धो के आओ। आपके सामने अगले पेज पे देखिए, आपके सामने दोनों तरह की प्रेजेंटेशन दिख रहे हैं, देखो। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी है और ट्रेड रिसीवेबल भी है, देख रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल में दूसरा प्रेजेंटेशन क्या है, ट्रेड रिसीवेबल में सन्डी डेटर में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस कर, नोट्स टू अकाउंट्स में होता है सारा काम, भी ऐसा भी कर सकते हैं आप। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसे बोलते हैं, जरा आगे चले। आपका बैंक में जो बैलेंस पड़ा है वो, आपके पास जो चेक एंड ड्राफ्ट पड़े हैं वो वाला, आपके पास कैश इन हैंड पड़ा है। मतलब कैश इन हैंड में भी क्या क्या आता है पता है, करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। तो चिल्लड़ जो होगी उसको थोड़ी मना कर पाएंगे कि ये भी नहीं हमारे, ये भी आपका कैश इक्विवेलेंट होता है, ऐसा करके, ठीक है। ये लोग बहुत बदमाशी करते हैं। एक बार क्या हुआ कि किसी व्यक्ति का ना डिवोर्स हुआ, उसने क्या किया कि, और कोर्ट ने बोला कि आपको एलिमनाई मनी देनी पड़ेगी, आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। उसने क्या करा कि 2-2 3-3 रुपए, 2 रुपए 1 रुपए के सिक्कों में भर के, जो भी होता है वो हर महीने उतने सिक्के पहुंचा देता है उसके घर। मान लो डिसाइड हुआ कि भाई 80,000 रुपये देना है तूने अपनी वाइफ, एक्स वाइफ को, वो 80,000 रुपये के चिल्लर उठा के उसके घर पहुंचा देता है। कोर्ट भी कुछ नहीं कर पाया, क्या करेगा बताओ। कह रहा है, जज साहब आपने क्या बोला था, 80,000 है, अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा। कह रहा मैं तो भीख मांग के गुजारा चलाता हूँ, तो भीख मांग के इकट्ठे होते हैं मेरे पैसे तो। मतलब इस तरह का आर्ग्यूमेंट उसने दिया। हालांकि भीख मांगने वाली बात नहीं बोली उसने, बोला मेरे नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है जहाँ मेरे पास बहुत सारा खुला पैसा आता है, तो मैं तो इसी फॉर्म में दूंगा ना, मैं पहले बैंक जाऊंगा, कन्वर्ट करा के नोट लाऊंगा इनके लिए, अपने आप करवाती रहे। हम्म, जब ना डीएनडी पे ट्रैफिक होता था और ऑपरेटिव था, जब टोल लिया जाता था, तो एक बार डीएनडी ने क्या करा, कार जो बाइक वालों का था ना किराया, 10 की जगह 12 रुपये कर दिया, 10 की जगह 12 रुपये कर दिया। अब लोग 20 का नोट दें, 100 का नोट दें, 50 का नोट दें, 8 रुपये खुला देना पड़ता है। पता है उस समय क्या हुआ था, उस समय डीएनडी पे हर रोज 3 ट्रक चिल्लड़ आती थी अलग अलग बैंक से, 3 ट्रक भर के, करीब करीब 20 लाख की चिल्लड़ आती थी, ताकि जाम न लगे, क्योंकि जाम लगेगा तो फिर टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। ये काम होता था वहां पर। इट्स वेरी डिफिकल्ट खुला पैसा लेना। तो उन्होंने पूरे बैंक के साथ कॉर्पोरेट टाई अप कर लिए थे कि हर रोज हमें इन्हें कॉइन चाहिए, और 3 ट्रक भर के कॉइन आता था उनके पास। तो आइए देखें जरा, इसका मतलब क्या हुआ, जब हम बोले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, तो वहां पर क्या होगा, आपका कैश इन हैंड भी आएगा जिसके अंदर करेंसी नोट और कॉइन्स भी होते हैं। अदर की कैटेगरी में कुछ भी नहीं, अलग छोड़ देते हैं इसको। ईयरमार्क बैलेंस विद द बैंक, जैसे मान लिया आपने क्या कर दिया, डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, आपने अपने बैंक में बोल दिया कि भाई मेरा 10 करोड़ जमा है, इनमें से 2 करोड़ को तो टच ही नहीं करना है आप लोगों ने,
किसी भी पेमेंट के लिए। ये किसके लिए है? जो डिविडेंड अनक्लेम्ड है या अनपेड है, होता ना डिविडेंड क्लेम ही नहीं करा इसने, कब क्लेम कर जाए हमें क्या पता, पता चला क्लेम कर जाए और बाउंस हो जाए, तो उसको कहते हैं, ये भी आपका ही है। और आपको मालूम है ना, अनपेड डिविडेंड तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर वापस पे हो जाएगा, इसलिए बैलेंस मनी हेल्ड विद द बैंक एज अ मार्जिन मनी। आपने देखा होगा एचडीएफसी बैंक के बहुत सारे बैंक होते हैं, वो मिनिमम बैलेंस रखते हैं, मिनिमम बैलेंस रखते हैं ना, 15,000, 10,000, 20,000 का मिनिमम बैलेंस। जनरली जो फॉरेन प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो अच्छा खासा मिनिमम बैलेंस रखते हैं, टू डिस्करेज पेटी कस्टमर्स। पेटी मतलब छुटपुट बोल रहा हूँ, पेटी मतलब नीच कस्टमर नहीं बोल रहा मैं, छोटे मोटे कस्टमर जो है। अब जो प्रधानमंत्री का जनधन खाते हैं उनमें क्या होता है, उनमें कोई मिनिमम बैलेंस नहीं चाहिए होता है। सरकारी बैंक होते हैं उसमें भी अब क्या कर दिया एसबीआई ने, 2,500 के करीब रखेंगे मिनिमम बैलेंस, नहीं रखोगे तो वो काटना शुरू कर देते हैं बैलेंस, ऐसा चलता है। बैंक डिपॉजिट विद मोर देन 12 months ऑफ मेच्योरिटी, ये सब उस कैटेगरी में चला जाता है। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो ऑपरेटिंग साइकिल है 12 मंथ के बाहर चला जाए। अदर करंट असेट्स के अंदर क्या क्या चीज चलेगी भाई? प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल, एडवांस टैक्सेस, पैसा वाला एडवांस टैक्सेस। जरूरी नहीं कि हम सिर्फ इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, जीएसटी भी तो एडवांस पेबल हो सकता है आपका, हाउस टैक्स भी तो आप एडवांस पे कर सकते हैं, है ना? हाँ, ऐसा करके। अब आता है थर्ड पॉइंट, कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट। ये लायबिलिटीज के अंदर मतलब बेसिकली नोट्स अकाउंट्स में अलग से दिखा रखा होता है। हमने बोला था ना, कंटीजेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल इन फ्यूचर डिपेंडिंग अपॉन हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट इन फ्यूचर, उसे कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। दे मे अराइज व्हाट, बिकॉज दे आर डिपेंडेंट, दे आर डिपेंडेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग इन फ्यूचर। जैसे आपके, जैसे मैंने बचपन में भी बताया था कि कंटीजेंट, बचपन 11th में समझाई थी मैंने, आप स्टोरी बचाने का टाइम नहीं है, कि आपने क्या कर दिया, आपके ऊपर किसी कस्टमर ने केस फाइल कर दिया कि भाई आपके प्रोडक्ट की वजह से मेरा नुकसान हुआ है। आपने कहा भाई कह सकते, हमारे तो लाखों कस्टमर, करोड़ों कस्टमर यूज कर सकते हैं, आज तक तो किसी का नुकसान नहीं हुआ, टेस्टेड है, वेरीफाइड है ये लैब में। कहते नहीं, आई सी यू इन कोर्ट। हमने कहा जाओ, हमारे वकील मिल लेंगे तुमसे। और उसने क्या कर दिया, 10 करोड़ का सूट फाइल कर दिया आपके ऊपर। तो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के हिसाब से आपको बताना चाहिए ना कि देयर इज अ केस फाइल अगेंस्ट आवर कंपनी, और कंटीजेंट लायबिलिटी में बताएंगे उसको आप। तो अगर हार गए तो 10 करोड़ देना पड़ेगा, जीत गए तो कुछ नहीं देना। गॉट इट? इसे कंटीजेंट लायबिलिटी कहते हैं। अब इसको ना दो हिस्सों में बांटा गया है, एक कंटीजेंट लायबिलिटीज और एक कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब कौन सा कमिटमेंट है? कैपिटल कमिटमेंट की बात करते हैं लोग। जरा देखें, मैं बताता हूँ क्या क्या चीज होती है। आइए जरा, कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज अ डेट, ये कंटीजेंट लायबिलिटी का एग्जांपल है। कोर्ट में मुकदमा हार गए तो डेट बनेगा, लायबिलिटी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद द बैंक एंड नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, याद करिए डिसोल्यूशन में, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। तो जैसे बिल डिस्काउंटेड और डिसऑनर हो गया, आपको भरना पड़ेगा ना वो तो, चाहे बिल आपने अपने पास रखा था, चाहे बिल आपने एंडोर्स कर रखा था, चाहे बिल क्या हो रखा था, बैंक में कलेक्शन के लिए जा रखा था, चाहे बिल डिस्काउंट हुआ था। तो डिसोल्यूशन में एंट्री पढ़ते थे ना, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, तो आपको एंट्री बनती थी रियलाइजेशन टू बैंक, करते थे वाली एंट्री, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। और उसके बाद होता था 50% रिकवरेबल फ्रॉम डेटर्स। तो पहली एंट्री बनाते थे आप क्या, रियलाइजेशन टू बैंक, सपोज 5,000 का बिल था, और दूसरी एंट्री क्या बनाते थे आप, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,500 की। फिर एंट्री आई बिल डिस्काउंटेड, बिल डिसऑनर्ड, नथिंग इज रिकवरेबल फ्रॉम डेटर। तो आपकी एंट्री एक ही बनती थी, रियलाइजेशन टू बैंक, वसूली की तो एंट्री नहीं बनती थी। और एक क्वेश्चन और आया था डिसोल्यूशन में, क्या, बिल फॉर डिस्काउंटेड ₹27,000 नॉट येट मेच्योर्ड, उसकी क्या एंट्री करनी, कोई एंट्री नहीं करनी। एक बिल है जो बैंक से डिस्काउंट करा रखा है, अभी मेच्योरिटी होने में 3 महीने बचे हुए हैं उसकी, और आज आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो क्या करूंगा, वो तो कंटीजेंट लायबिलिटी, उसका कुछ नहीं करूंगा ना मैं, उसका कुछ नहीं करते थे। वो कंसेप्ट है यहाँ पर ये। प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का, अब भला प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का कंटीजेंट लायबिलिटी कैसे हुआ? आपने डिविडेंड प्रपोज किया और उसको एनुअल जनरल मीटिंग में पास कराना होता है, अप्रूव कराना होता है। जब तक वो एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव नहीं होगा तब तक वो करंट लायबिलिटी नहीं बनता। तो प्रपोज डिविडेंड कब बनेगा लायबिलिटी? जब वो अप्रूव होगा, और नहीं अप्रूव होगा तो नहीं बनेगा। तो सब्जेक्ट टू अप्रूवल हो गया ना ये, तो क्या बोलते हैं इसको, कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं, प्रपोज डिविडेंड। इसीलिए जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो प्रपोज डिविडेंड ऑफ करंट ईयर वो ट्रीट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो कंटीजेंट लायबिलिटी है। लेकिन प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का जो होगा उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी बोलेंगे। कैश फ्लो में इसका इंप्लीकेशन आता है, ध्यान रहेगा, ठीक है।
और क्लेम जिसके लिए कंपनी के कंटीजेंटली लायबल है। आइए जरा कमिटमेंट लेके चलते हैं, कौन से कमिटमेंट होते हैं। मान लिया जाए आपको एक सरकार की तरफ से आपको प्रोजेक्ट मिला एक बड़ा ब्रिज बनाने का, जिसको बनाने में 5 साल लगेंगे। आप गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, आपने ले लिया। अब आपने क्या करा कि जो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर है उनको वो दे दिया बनाने के लिए, दे दिया। जैसे मान लिया जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन है आलूवालिया कंस्ट्रक्शंस, आपको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाने का ठेका मिला। आपने वो ठेका ले लिया 200 करोड़ का, और आपने क्या कर दिया 50-50 करोड़ के ठेके वो छोटे छोटे उनको कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए। ऐसे ही करते हैं वो लोग, सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं और मॉनिटरिंग अपनी रखते हैं। अब हर कॉन्ट्रैक्टर को आपने बोला कि भाई तुझे 2 साल में करना, तुझे 1 साल में करना, तुझे 3 साल में करना है। 3 साल वाले के साथ चल रहा है। आपने बोला कि जितना जितना तुम काम करते जाओगे उतना उतना परसेंट तुम्हें हम पेमेंट करते चले जाएंगे। पहले साल उसने 25% काम पूरा कर लिया। आपका सिविल इंजीनियर गिरा, इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट लगा दी कि भाई 25% फंड रिलीज कर दो। अगले फाइनेंशियल ईयर में वो 25% पूरा कर सकता है, 30 कर सकता है, 40% पूरा कर सकता है। कितना पूरा करेगा मुझे क्या पता। तो मैं कंटीजेंट लायबिलिटी बोलूंगा ना, जैसी मेरे सिविल इंजीनियर की रिपोर्ट आएगी मुझे फंड रिलीज करना पड़ेगा। तो इस साल में उसका क्या कर लूंगा, कंटीजेंट लायबिलिटी बोल के रख लूंगा। यही है। एस्टिमेटेड ऑफ अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेन एग्जीक्यूटेड ऑन कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट का मतलब कैपिटल अकाउंट से नहीं बोल रहा, कैपिटल अकाउंट इसलिए बोल रहा है क्योंकि फिक्स एसेट से रिलेटेड है ये। प्लीज अंडरस्टैंड, अकाउंटिंग में जब भी कैपिटल शब्द आता है एसेट्स के मामले में तो क्या समझ लीजिए, हम किसकी बात कर रहे हैं, फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं, टेंजिबल या इंटेंजिबल की बात कर रहे हैं। तो ये उससे रिलेटेड है। अच्छा, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड। ज्यादा ध्यान होगा आपको, हम क्या बोलते थे, शेयर फुल्ली पेड अप और फुल्ली पेड अप नहीं होते थे ना। जैसे मान लिया जाए आपके पास किसी कंपनी के 10,000 शेयर है, उस शेयर की 100 रुपीज पर वैल्यू है। 10,000 इंटू 100 कितना होगा, 10 लाख रुपए का अमाउंट बनेगा। अभी नहीं है। आपने क्या कर दिया, एप्लीकेशन पर 20 रुपया दे दिया, आपने अलॉटमेंट पर 30 रुपया दे दिया, आपने फर्स्ट कॉल पर कितना 20 रुपीज दे दिया। अब बताइए कितना पैसा बचा है आपका देने के लिए, कितना बचा है, 30 रुपीज बचा है ना। 30 इंटू 10,000 कितना होता है, 3 लाख रुपए बचा है। बचा है 3 लाख। कब मंगाएगी इससे पैसा कंपनी, हमें क्या पता कब मंगाएगी, लेकिन जब मंगाएगी तब हमें देना पड़ेगा। ये हमारी लायबिलिटी कब बनेगी, जब कंपनी हमसे कॉल करेगी। तो इसे कहते हैं क्या, अनकॉल्ड मनी। देखिए ये लिखिए, ये कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट पार्टली पेड। ये भी क्या कमिटमेंट है, और अदर कमिटमेंट जो स्पेसिफाइड होगा। तो समझ लीजिए कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर 4 चीजें आती है कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर, और 3 चीजें आती हैं किसके अंदर, कमिटमेंट के अंदर, जो कि फाइनेंशियल कमिटमेंट्स होते हैं। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स पार्टली पेड अप, तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स, ठीक है, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट्स लिखा ऊपर हेडिंग। फिर अगर आ जाए क्या, क्लेम अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज ए डेट, इसको बोलेंगे किसके अंदर है, ये कंटीजेंट लायबिलिटी के अंदर है। और दूसरा बोलेंगे अगर क्या, ये वाला नीचे वाला अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन पार्टली पेड शेयर, इसको क्या बोलेंगे आप, कमिटमेंट बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट के अंदर 2 हेडिंग है, कंटीजेंट लायबिलिटी और कमिटमेंट का। कमिटमेंट होता है फाइनेंशियल कमिटमेंट्स। चलिए, तो इस तरह से हमने क्या खत्म किया, आपका सारी की सारी एसेट्स और सारी की सारी लायबिलिटीज का डिस्कशन किया। ठीक है, अब और आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आ रखे हैं, रीअरेंज द फॉलोइंग आइटम्स इन शेड्यूल 3। ये क्वेश्चन तो इस तरह के नहीं है, क्वेश्चन यहाँ देखिए, अब ये रहा क्वेश्चन, जैसे अंडर विच हेड एंड सब हेड इसको रखा जाएगा। जैसे इलस्ट्रेशन 22 देखिए, मॉर्गेज लोन नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। इन्वेस्टमेंट्स क्या है, नॉन करंट एसेट्स है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। पेटेंट क्या है, पेटेंट क्या हो गया बताइए, पेटेंट नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, अच्छा, 10% डिवेंचर किस कैटेगरी में चला गया, नॉन करंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इस तरह से दिखा है। जनरल रिजर्व किसके अंदर चला गया, शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, नंबर 2, पेटेंट में नॉन करंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स डैश इंटेंजिबल एसेट्स, ऐसा लिखते हैं इस तरह से। ये 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 आइटम आते हैं आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है, तो इसको आप खुद पढ़ेंगे। जैसे देखिए, आप इलस्ट्रेशन 26 है, आउटसाइड दिल्ली होता था पहले, नोएडा वाला पेपर जो होता था 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। लोन रिपेबल ऑन डिमांड,
क्या है करंट लायबिलिटी में? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। बिल्डिंग नॉन करंट एसेट्स है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की कैटेगरी में चला गया। ट्रेडमार्क नॉन करंट एसेट्स है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स में इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट बनेगा ये। ऐसे रॉ मटेरियल करंट एसेट्स इन्वेंट्री का पार्ट बनता है। ठीक है जी, दिस वी हैव डन। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ चलते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, मैं आपको इसको लेके चल रहा हूँ आगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। चलिए अब चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अंदर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की जानकारी है, प्लीज समझ लीजिए। अब एक और चीज समझिए, शेड्यूल 3 पार्ट 3 में एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपको ध्यान नहीं देना है। क्या लिखा है? पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 3, इसके अंदर आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब पहले क्या होता था? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो होता था ना, इस तरह से, कैसे होता था? हॉरिजॉन्टली। ये कौन सी फॉर्म में दिख रही है आपको? वर्टिकल फॉर्म में दिख रहा है आपको। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखते हैं। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है पता है? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न नेट सेल्स। तो जब भी हम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन शब्द यूज करेंगे, इसका मतलब क्या होता है? हम किसकी बात कर रहे हैं? नेट सेल्स की बात कर रहे हैं। एक और चीज, जब हम बात करते हैं नेट सेल्स की, तो हम एक और आइटम को इंक्लूड करते हैं जिसे कहते हैं हम लोग सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप की बात करते हैं। ये क्या होता है जरा जानिए। आपने देखा होगा कि जब आप किसी टेलर से कपड़ा सिलवाते हैं, तो वो कपड़ा अगर आपकी लंबाई के हिसाब से, आपके साइज के हिसाब से अगर 1.5 मीटर कपड़ा लग रहा होगा, तो 1.60 मीटर या 1.75 मीटर कपड़ा मंगवा लेता है, क्योंकि उसको काटना पड़ता है। कपड़े को काटना नहीं बोलते, कपड़े को कतरना बोलते हैं। अगर बोला जाए तो हिंदी काफी समृद्ध भाषा है। कपड़ा कतरा जाता है, और कपड़ा कतरने के बाद जो कतरन बचती है, उसे क्या कहते हैं? वो जो कपड़े के जो वेस्ट होते हैं ना, उसको कतरन बोला जाता है। उन कतरनों को इकट्ठा करके जो टेलर क्या करता है, उसको बेच देता है। उसे कौन खरीदता है? आपने देखा होगा जो दरियां बनाने वाले होते हैं, कपड़े की मैट बनाने वाले, डोरमेट बनते हैं ना, जो कपड़े की पुरानी पुरानी कतरन को मिला के जो सील कर उनसे, है ना? हाँ, हाँ, उससे वो उनके डोरमेट्स बनते हैं, छोटे छोटे सुंदर से अलग अलग कपड़ों के बना के, उसको हैंडीक्राफ्ट टाइप की चीज होती है। तो वो सेल ऑफ स्क्रैप कहलाता है। अच्छा, आपने देखा होगा कि जो गांव देहात में कोल्हू होते हैं, कोल्हू जानते हैं किसे कहते हैं? जहां पर तेल निकाला जाता है, तिल का तेल निकाला जाता है, सरसों का तेल निकाला जाता है, कोल्हू। जब सरसों का तेल निकलता है, सरसों का तेल निकलने के बाद उसका जो सूखा सूखा हिस्सा बाहर निकलता है, उसको जानवरों को चारे के रूप में खिलाया जाता है। एक है अक्षय कुमार या अजय देवगन, या एक कोई और एक्टर है, वो कपिला पशु आहार, उसका एडवर्टीजमेंट करता है। अक्षय कुमार करता है कपिला पशु आहार। क्या होता है पशु आहार? यही तो होता है, जानवरों को सूखा चारा दिया जाता है। इसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं खल और चूरी। खल कहते हैं किसको? ये जो सरसों वगैरह होती है, इसके जो बच जाता है वाला, जितने भी ऑयल सीड्स होते हैं उनको, और इस तरह की चीजें होती हैं। ये अगर सॉलिड फॉर्म में होता है खल कहते हैं, अगर ये पाउडर की फॉर्म में होता है तो चूरी बोलते हैं उसको। और बहुत पौष्टिक होता है, जानवरों के लिए काफी अच्छा होता है। तो उसे क्या कहते हैं? सेल ऑफ स्क्रैप बोला जाता है। एक बच्चे ने मंडे वेडनेसडे की बैच में बोला कि सर, सेल ऑफ स्क्रैप और स्क्रैप वैल्यू में क्या फर्क है? स्क्रैप वैल्यू शब्द पढ़ा था ना डेप्रिसिएशन में। स्क्रैप वैल्यू होता है वो असेट जो कि बेकार हो चुकी है, जिसे आप कूड़े कबाड़े में बेच रहे हैं। सेल ऑफ स्क्रैप है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर कोई बाई प्रोडक्ट निकल रहा है और उसे बेच रहे हैं। तो स्क्रैप वैल्यू विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बिल्कुल नहीं। बट सेल ऑफ स्क्रैप विल बी अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका ध्यान रखेंगे। टोटल रेवेन्यू बन गया, इसमें से टोटल एक्सपेंस माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। ये जो फॉर्मेट है आपका, कॉमन सेंस कंपैरेटिव स्टेटमेंट में अच्छा खासा यूज होता है। चलिए अब एक एक कंपोनेंट को लेके चलते हैं। पहला कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, फिर है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, फिर चेंज इन इन्वेंट्री है, फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, फिर फाइनेंस कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एंड अदर एक्सपेंसेस है। अब जरा समझिए, स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है इसके बारे में तो मैं बता चुका हूँ, आपको भी बताया था। ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है जरा जानिए। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल की परचेज, उसमें से मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर लूं तो क्या निकल आता है मेरा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, यानी कि कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम निकल आता है।
ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है जो बचपन में पढ़ा था, कभी मैं बताऊंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें क्या फर्क होता है। परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड मतलब बना बनाया सामान खरीद लिया। तीसरी चीज आई चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, WIP एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब आप देख रहे हैं जब हम चेंज इन इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं, चेंज इन इन्वेंट्री कैसे पता चलती है? ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस इज चेंज इन इन्वेंट्री। भाई ओपनिंग 5 लाख क्लोजिंग 10 लाख, तो क्या हो गया? इंक्रीज इन इन्वेंट्री हो गया। ओपनिंग 5 लाख क्लोजिंग 2 लाख, तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री हो गया। ऐसी इन्वेंट्री दिखती है, इंक्रीज डिक्रीज। अब आप देखेंगे इट विल सरप्राइज यू, यहाँ पर फिनिश गुड्स रखी हुई है, यहाँ पर WIP रखी हुई है, और यहाँ स्टॉक इन ट्रेड रखा है, रॉ मटेरियल रखा ही नहीं है। क्यों नहीं रखा पता है? क्योंकि रॉ मटेरियल ऊपर वाले आइटम में इंक्लूड हो गया। रॉ मटेरियल तो मटेरियल कंज्यूम में चला गया ना, तो उसका इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ किसका दिखा रखा है? सिर्फ फिनिश गुड्स का दिखा रखा है, और किसका दिखा रखा है? WIP का दिखा रखा है, और किसका दिखा रखा है? स्टॉक इन ट्रेड का दिखा रखा है। क्योंकि रॉ मटेरियल मटेरियल कंज्यूम वाली हेडिंग में कन्वर्ट हो गया, ऊपर चला गया, इसमें यहाँ नहीं दिखाया। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। अगर ये फैक्ट्री के एम्प्लॉयज के लिए है तो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट। और अगर ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए तो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट। ठीक है। और इसी तरह से फाइनेंस कॉस्ट होती है, मतलब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फंड्स, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में। और डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ये ऑपरेटिंग होता है, ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कैटेगरी में, इनडायरेक्ट की कैटेगरी में जाता है। अदर एक्सपेंसेस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं। इन सब का टोटल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल एक्सपेंसेस। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स आफ्टर टैक्स। इतना। चलिए एक एक आइटम को डिटेल में देखते हैं आप। आइए देखें जरा यहाँ पर, ये आपके साथ एक फिक्टिशियस फॉर्मेट दिखा रखा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, और अलग अलग जगह पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम, चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंसेस ऐसे दिखा रखा है। आइए देखें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है मनी रिसीव्ड फ्रॉम कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। आपका गारमेंट का बिजनेस है, कपड़ा बेच के जो पैसा कमा रहे हैं, आपका क्या कहलाएगा वो? अच्छा। सेल ऑफ स्क्रैप, कपड़े को मैन्युफैक्चर करते समय जो कतरने बच गई, को क्या कहते हैं आप लोग? सेल ऑफ स्क्रैप कहते हैं। ऐसा कर दिया, ठीक। अच्छा। जब आपने देखा होगा ना ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं, उनसे सबसे पहले क्या होता है? व्हाइट पेट्रोलियम निकलता है, फिर पेट्रोलियम निकलता है, फिर डीजल निकलता है, फिर क्या निकलता है? केरोसिन ऑयल निकलता है, फिर उसके बाद क्या निकलता है? हाँ, गैसें भी निकलती हैं, उसके बाद और क्या निकलता है? वो टार निकलता है, तारकोल जिसे बोलते हैं वो निकलता है। देखा ना, और टार भी निकलता है। हाँ। तो ये जो तारकोल या टार निकला, ये आपके लिए क्या है? सेल ऑफ स्क्रैप टाइप की चीज बन जाती है। पेट्रोलियम तो बिकेगा प्रॉपर तरीके से, डीजल डीजल के रेट पे बिकेगा, पेट्रोल पेट्रोल के रेट पे बिकेगा, केरोसिन केरोसिन के रेट पे बिकेगा। ये जो निकल जाता है टार वगैरह जो होते हैं, तारकोल तो सड़क बनाने में यूज होता है, ये सब ऑयल रिफाइनरी से तो निकलता है सारा का सारा। एक्चुअल में जो क्रूड ऑयल होता है वो तारकोल की तरह होता है, उतना गाढ़ा उसको प्रोसेस करा जाता है। तो क्या लिखा जाएगा? ऑल एक्टिविटीज टू कैरी आउट ऑन कंपनी टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है। नेट सेल्स, इसका मतलब है सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न कहते हैं उसको। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग कंपनी के लिए होता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए उसको बोलते हैं, और ट्रेडिंग कंपनी के लिए क्या होता है? फी अर्न बाय अ सर्विस कंपनी, इसको बोलते हैं। एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय क्या? फाइनेंशियल कंपनी। तो आपको ध्यान देने की जरूरत होगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग होता है, ट्रेडिंग के लिए अलग होता है, और फाइनेंशियल कंपनी के लिए अलग अलग होता है। तीनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। चलें जरा, अदर इनकम के अंदर क्या चीज आ जाएगी? सेल्स के अलावा जितना भी पैसा आपको मिल रहा है सब क्या? अदर इनकम है। इंटरेस्ट मिल गया, रेंट मिल गया, डिविडेंड मिल गया, दैट इज व्हाट? दैट इज योर अदर इनकम। याद है नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोला करते थे उसको हम लोग। जैसे जैसे कैश डिस्काउंट मिल गया आपको, गेन ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी हो गया आपके पास, और प्लांट एंड इक्विपमेंट की प्रॉपर्टी बेचने के लिए कोई एक्सेस प्रोविजन आप रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, बेड डेट रिकवर्ड हो रहा है आपका। एक होता है ना बेड डेट रिकवर्ड की एंट्री पढ़ते थे पार्टनरशिप में। इंटरेस्ट अर्न ऑन फिक्स डिपॉजिट्स हो गया, ठीक है, नॉन फाइनेंस कंपनी के द्वारा। और फाइनेंस कंपनी के द्वारा क्या होता है? डिविडेंड अर्न, इंटरेस्ट अर्न बाय, ये सारी की सारी चीजें आपकी। ये रहा फाइनेंस कंपनी के केस में क्या होता है, जरा देखिए। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अर्न बाय कंपनी, ये आपकी क्या कहलाती है? फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड अर्न करना ऑपरेटिंग कहलाएगा भाई। फाइनेंस कंपनी के लिए, नॉन फाइनेंस कंपनी के लिए क्या कहलाएगा? ये अदर इनकम कहलाएगा। चलो इलस्ट्रेशन से समझ में आएगा, देखिए। नॉन फाइनेंशियल कंपनी, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना। नॉन फाइनेंशियल कंपनी जब आता है ना एग्जाम में क्वेश्चन, कि ये नॉन फाइनेंशियल कंपनी के लिए क्या? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो पहले पढ़ लेना कि फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं। देखिए सेल और सेल ऑफ स्क्रैप क्या कहलाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा, कहलाएगा। और डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड, ये क्या कहलाएगा आपका?
अदर इनकम कहलाएगा। इसी तरह से इलस्ट्रेशन 32 फाइनेंशियल कंपनी के लिए जरा देखिए, फाइनेंशियल कंपनी के लिए आपकी हेडिंग क्या है? फाइनेंशियल कंपनी के लिए, फाइनेंशियल कंपनी के लिए इंटरेस्ट अर्न और डिविडेंड अर्न क्या कहलाएगा? ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स और रिफंड ऑफ टैक्स क्या कहलाएगा? अदर इनकम कहलाएगा। इसी तरह से सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 लाख हो जाएगा। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करूंगा तो क्या हो जाएगा? 10 लाख। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल ऑफ स्क्रैप 25,000 तो कितना हो जाएगा? 10 लाख, 10,25,000 क्या निकल आया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। बाकी क्या निकल आया आपका? अदर इनकम है। देख लीजिए आपके सामने 1025 क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बाकी क्या? अदर इनकम है। कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू फॉर अ, देखिए क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है। बताइए मुझे, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या आपके लिए ऑपरेटिंग है? डिविडेंड क्या आपके लिए ऑपरेटिंग है? और बाकी मिसलिनियस और सेल ऑफ बिल्डिंग क्या आपके लिए है? नॉन ऑपरेटिंग है। दैट इज ऑल्सो। कौन सा पेज नंबर पे पहुंचे हम लोग? इलस्ट्रेशन 34 है, पेज नंबर 1.42 लेके चल रहे हैं। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। चलिए अब जरा एक एक आइटम को डिटेल में लेके चलते हैं, एक्सपेंस वाले को। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है? पहला आइटम होता है एक्सपेंस की कैटेगरी में। और इसे कैसे निकाला जाता है? इसे निकाला जाता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, परचेज प्लस ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, ऐसे करके निकाला जाता है। भाई एक सीधी सी बात है, जरा समझिए। मेरे पास मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक सपोज कितने का था? 1 लाख रुपए का था। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल का कितने का था? 20,000 का था। बताइए मटेरियल कंज्यूम साल में कितना हो गया? मूवी देख ले भाई पूरी, देख ले। मतलब मैं इतनी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान तुम्हारी स्नैपचैट या व्हाट्सएप जो भी है उससे हट नहीं रहा। भाई किनारे रख लो ना फोन को। ऐसी आफत क्या मची बताओ? ये सहेली ने बोल दिया कि मेरी फोन नहीं सुनेगा तो मैं ब्रेकअप कर लूंगी। कुछ भी हो, क्या कर रहा है इसे देख के यार, है ना? एटलीस्ट मतलब कुछ भी हो बट यू आर डिस्टर्ब, यू आर ब्रेकिंग द रिदम ऑफ योर कंसेप्ट। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक 20,000 का, कितना मटेरियल कंज्यूम किया आपने इस साल में? 80,000 का कंज्यूम किया। ओपनिंग स्टॉक 1 लाख का, प्लस परचेजेस आपने कर ली कितने की? 2 लाख रुपए की। अब आपके पास क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का बचता है, तो कंज्यूम कितना हो गया आपके पास? 3 लाख माइनस 50 क्या आ गया? 2,50,000 इज योर मटीरियल कंज्यूम। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा करते हैं। अच्छा जब हम ऐसा करते हैं तो आपको कुछ याद आ रहा होगा बचपन का। आओ मैं दिखाता हूँ जरा यहाँ पर, प्लीज जरा समझना बेटा। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, याद है? अब बचपन में कॉग्स कॉग्स लिखा करते थे ऐसे, याद आ रहा है कुछ? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड याद नहीं आएगा लेकिन कॉग्स याद आएगा। मुझे लगता था कोई बच्चा कॉग्स कॉग्स कौवा पुकार रहा है। कॉग्स, हाउ डू वी राइट इट? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ऐसा करके निकाला करते थे इसको। याद है बचपन ऐसा करते थे? ये होता था जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग करते हैं, जब पार्टनरशिप की अकाउंटिंग करते हैं तब ऐसा होता है। लेकिन जब हम कंपनी की अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है, ये कब होता है? अच्छा, बट एज पर कंपनीज एक्ट, व्हेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन, तब तब हम उसको नाम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ये बहुत ध्यान से समझना है, रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसका दूसरा नाम ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो सेल्स ही तो है। इसे कैसे निकालते हैं जरा देखिए। पहला आइटम कैसे निकलेगा? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ये लिखते हैं ऐसे, प्लस प्लस दूसरा आइटम क्या आपके पास? देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम के बाद ऑनलाइन में कोई बताइए। हाँ, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड ऐसे निकलता है, ये डाल दिया। प्लस चेंजेस
इन इन्वेंट्रीज, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ क्या, द वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ, के बाद फिनिश गुड्स और स्टॉक इन ट्रेड, इसको जोड़ देते हैं, ये जोड़ देते हैं, प्लस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अगर क्या हुए डायरेक्ट हुए तब, इनडायरेक्ट होगा तो नहीं जोड़ेंगे, प्लस अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस अगर वो डायरेक्ट हुए तब, अगर इनडायरेक्ट हुआ तो नहीं जोड़ेंगे। इन सबको जोड़ने के बाद हमारे पास क्या निकलती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है। तो देख लीजिए, अगर आपके रेशो वाले चैप्टर में ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस दे रखा है, वैसे निकालेंगे। लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस दे रखी है, तो कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, एक दो तीन आइटम को जोड़ के निकालेंगे। चौथा और पांचवा आइटम ऑप्शनल होता है, अगर डायरेक्ट होगा तो जोड़ेंगे, इनडायरेक्ट होगा तो नहीं जोड़ेंगे। अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो इनडायरेक्ट मान के चलिए, ये निकलता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इज दैट फाइन विद एवरीबॉडी, ध्यान रहेगा। अच्छा, अब एक और चीज देखते हैं जरा, एक और चीज दिखाता हूं आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहां देखिए, इसी फॉर्मूले के साथ साथ पहले जरा नोट्स पे चल लेते हैं, उसको देखते हैं। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फर्क पता चल गया आपको। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल या ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल परचेज, परचेज ऑफ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज क्या, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। लेकिन कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंटरी मिला के कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बनता है, दोनों में फर्क है। चलिए देखें जरा, नीचे देखते हैं कुछ इलस्ट्रेशन के बाद फिर मैं अगला कंसेप्ट बताऊंगा। ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल, मटेरियल परचेज माइनस क्लोजिंग, यू कैन इजीली कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। इलस्ट्रेशन 30, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बोला है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं बोला, तो क्या लेके चलेंगे, ओपनिंग इन्वेंटरी ऑफ मटेरियल कितने की, 5.5 लाख की, परचेज ऑफ मटेरियल कितने का, 22,50,000 का, और क्लोजिंग मटेरियल माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दैट यू विल गेट योर आंसर। अगर आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बोला है तो सिर्फ रॉ मटेरियल लेके चलना है, ये फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स का नहीं लेके चलना। ये कहाँ यूज होगा फिनिश गुड्स का, चेंज इन इन्वेंटरी में यूज होगा, अभी बताया था आपको। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन 37 चलिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए बोला है, फिर से क्या लेके चलेंगे, ओपनिंग मटेरियल लेके चलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस को नहीं लेके चलेंगे, मटेरियल परचेज लेके चलेंगे। ठीक है, और क्या लेके चलेंगे, क्लोजिंग इन्वेंटरी मटेरियल लेके चलेंगे, बाकी सब बेकार है, बाकी सब तो चेंज इन इन्वेंटरी का पार्ट बनेगा। ठीक है, परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड का क्या मतलब बताया था, अभी बताया था, वो आइटम जो आप बना बनाया लेते हैं, जो आप मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। ठीक है, इसे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने यही एग्जांपल ले रखा है, पेपर मैन्युफैक्चरर से आपने पेपर खरीद लिया, रीम्स खरीद लिए पेपर के रिम। ठीक है, और उसे कंज्यूम कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, तो क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल की कैटेगरी में चला जाएगा ये। लेकिन आपने उसी पेपर रिम को क्या कर दिया, रीसेल कर दिया, तो क्या कहलाएगा, स्टॉक इन ट्रेड कहलाएगा। आप स्टेशनरी वाले हैं ना, स्टेशनरी शॉप वाले हैं, आप तो पेपर बेचते हैं अलग अलग कंपनी का, बिंदल का, जिंदल का, थापर का, इनका पेपर बेचते हैं आप, तो आपके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड, आप बनाते थोड़ा ही हो उसको। ठीक है जी, आप नोटबुक मैन्युफैक्चरर हैं, आप प्लेन पेपर लेते हो अलग अलग पेपर मिल से, उनको अपने हिसाब से, होता है ना छोटे साइज की, बड़े साइज की यूटी नोटबुक, बड़े साइज के रजिस्टर, लॉन्ग रजिस्टर, उनमें बांट के, उनमें प्रिंटिंग करा के उनको छाप के बेचते हो, तो क्या कहलाएगा ये, नहीं, ये कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम कहलाएगा। लेकिन आप बने बनाए रिम, प्लेन रिम बना के बेचते हो तो क्या कहलाएगा, स्टॉक इन ट्रेड कहलाएगा। ऐसा करते हैं, आपने जो मैन्युफैक्चर कर दिया वो वाला पार्ट है। ठीक है जी, मतलब क्या कहते हैं, कंपनी कैरीज आउट, जैसे क्या लिखा है, इसका मतलब है कि गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग, जरा ध्यान से समझना, गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग, इफ द कंपनी कैरीज आउट फर्दर प्रोसेसिंग गुड परचेज, दे डू नॉट रिमेन स्टॉक, वो क्या बन जाते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम बन जाते हैं। अगर आपने खरीद लिया और प्रोसेसिंग कर ली तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है, लेकिन अगर आपने खरीद लिया और ऐसे ही बेच दिया तो क्या कहलाएगा, स्टॉक इन ट्रेड कहलाएगा। ठीक है जी, तो चेंज इन इन्वेंट्री आ जाती है, इसमें क्या आता है, चेंज इन इन्वेंट्री किस किस की, भाई रॉ मटेरियल तो ऊपर लग गया, बचा क्या आपके पास, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। अब जरा देखते हैं, इस पर लोग ना घूम जाते हैं, मैं उस कंसेप्ट को आपको जरा समझाता हूँ।
दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, ये सबको क्लियर है फॉर्मूला? इसको मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखिए, ओपनिंग स्टॉक अगर 5 लाख का, ओपनिंग स्टॉक अगर मान लो मैं कितना कहता हूँ 2 लाख का, और नेट परचेज मान लो 3 लाख की, ये नेट परचेज मान लो 5 लाख की, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3 लाख के, और क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का, तो क्या आंसर आया बताइए? 9 लाख। ऑनलाइन में ओके विद एवरीबॉडी? मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आ गई? 9 लाख। एवरीबॉडी इज फाइन विद दिस? बोलिए Yes. ऑनलाइन में ठीक है नहीं? चलो जरा एक चेंज देखिए, अगर मैं लिखता हूँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज इक्वल टू नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस, यानी माइनस नहीं प्लस, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, तो बताइए क्या होने वाला है? जरा देखें। व्हाट इज नेट परचेजेस? 5 लाख की। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंसेस? 3 लाख के। और बताइए मुझे ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक से कितना ज्यादा? कितना ज्यादा? 1 लाख। विच फिगर इज मोर, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो क्या करूंगा? प्लस कितना कर दूंगा मैं यहाँ पर? 1 लाख। एंड व्हाट इज योर आंसर? 9 लाख। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? समझ पाए? मतलब जब मैं बोल रहा हूँ एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जुड़ना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। अच्छा ये बताइए मुझे, एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग स्टॉक का दूसरा मतलब क्या होता है? जरा समझे प्लीज, सब ध्यान दे देखिएगा, तनिक देखिए ध्यान से। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से कितना? ओपनिंग स्टॉक 2 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का, तो ये डिक्रीज इन स्टॉक है या इंक्रीज इन स्टॉक है? बताइए। डिक्रीज इन स्टॉक है। यानी कि अगर मैं इसकी जगह क्या लिख दूं, डिक्रीज इन स्टॉक, तो वो भी क्या हो जाएगा? ऐड होगा। लोग सोचते हैं सर डिक्रीज इन स्टॉक है, इसे प्लस क्यों कर रहे हो? रीजन पता चल रहा है क्यों प्लस कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूले में। और दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। अगर मेरे फॉर्मूले में लिखा आ जाए नेट परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, या डिक्रीज इन इन्वेंट्री आए, तो मैं क्या करूंगा? उसको प्लस करूंगा। दिस इज अ प्रूफ विद यू। ठीक है। अच्छा, यहां आ जाइए। अब मैं लिख रहा हूं क्या? नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग स्टॉक। जैसे अब मैं इस फॉर्मूले को क्या करता हूँ, ये वाले फॉर्मूले में यहाँ थोड़ा सा चेंज, यहाँ देखिए चेंज लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पर। आई राइट हियर 2 लाख, आई राइट हियर 5 लाख, आई राइट हियर 3 लाख, और मैं इसको लिख रहा हूँ कितना? 4 लाख, माइनस 4 लाख। अब बताइए मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 5 और 3 8 तो 10, 10 में से 4 चला गया, कितना बचा? 6 लाख बचा। इज दैट फाइन विद एवरीबॉडी? इसे यहाँ लगाइए जरा। व्हाट इज नेट परचेज? 5 लाख। व्हाट इज डायरेक्ट एक्सपेंस? 3 लाख। और ये इससे कितना ज्यादा है बताइए? 2 लाख ज्यादा, तो माइनस कर दिया 2 लाख। व्हाट इज माई आंसर? 6 लाख। मतलब दिस होल्ड्स ट्रू। अब मुझे बताइए कि ओपनिंग है 2 लाख और क्लोजिंग है 4 लाख, हाउ मच क्लोजिंग इज एक्सेस ओवर ओपनिंग? 2 लाख, है ना? और नेगेटिव फिगर बड़ी है, पॉजिटिव फिगर बड़ी है? नेगेटिव बड़ी है। तो बताइए मुझे, ये माइनस होगी ना फिर? और बताइए, ओपनिंग 2 लाख और क्लोजिंग अगर 4 लाख है, तो ये इंक्रीज इन इन्वेंट्री है डिक्रीज इन इन्वेंट्री है? हाँ, इंक्रीज। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इंक्रीज इन स्टॉक। तो जब इंक्रीज इन स्टॉक होगा तो क्या करेंगे? उसे माइनस करेंगे। और जब डिक्रीज इन स्टॉक होगा तो क्या करेंगे? उसको प्लस करेंगे। ध्यान रहेगा। तो चेंज इन इन्वेंट्री का यही रूल होता है। आइए जरा आपकी बुक को देखते हैं। मतलब बुक में बच्चे देख रहे होते हैं ना, तो उनको बड़ा कंफ्यूजन होता है। और ये रेशियो एनालिसिस में एक क्वेश्चन है आपकी बुक में पर्टिकुलरली, उसको बड़ा तंग करता है, लेकिन आपको तंग नहीं करेगा क्योंकि यू नो द लॉजिक नाउ। आइए देखें चेंज इन इन्वेंट्री। आपके सामने एक इलस्ट्रेशन दिख रही है। फिनिश गुड्स 2 लाख, ये पेज नंबर बोल रहा हूँ मैं आपको 1.44। फिनिश गुड्स कितने की दिख रही है आपको? देख रहे हैं आप? ओपनिंग इन्वेंट्री 2,50,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की? 2 लाख की। अब जरा मुझे बताइए, देखने में क्या हो रहा है? ओपनिंग 2,50,000 और क्लोजिंग 2 लाख की है, तो इन्वेंट्री बढ़ रही है घट रही है? हाँ, घट रही है ना? तो वैसे तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में जाके इसे माइनस होना चाहिए, लेकिन जरा नीचे सोल्यूशन में देखिए क्या दिख रहा है। दिख रहा है नीचे सोल्यूशन में क्या दिख रहा है? पॉजिटिव फिगर दिख रही है ये। तो लोग सोचते हैं यार, ओपनिंग 2,50,000, क्लोजिंग 2 लाख रुपए का, ये तो माइनस होनी चाहिए थी फिगर। लेकिन आपने देखा 50,000 क्या हो रहा है? जुड़ रहा है।
अगला पार्ट देखिए, वर्क इन प्रोग्रेस कितने का आपके पास, ओपनिंग 450 का, क्लोजिंग 5 लाख का। आप देख रहे हैं 4 लाख और 5 लाख, ये क्या हो रहा है, बढ़ रही है, लेकिन हो क्या रहा है, ये माइनस हो रहा है। क्योंकि क्या हम बोलेंगे, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग है तो क्या होगा, ये माइनस होगा, और एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग होगा तो क्या होगा, ये प्लस होगा। दिस इज द रीजन। नीचे देखिए तीसरा वाला, स्टॉक इन ट्रेड, शुरू में कितना था 750, एंड में कितना है 7 लाख। आप देखिए क्या दिख रहा है आपके सामने, प्लस हो रहा है। ये है क्या बेसिक, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग है, इसलिए प्लस हो रहा है। तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस हमें दिखता है, ध्यान से समझना, कैश फ्लो के क्वेश्चन में, और चेंज इन इन्वेंट्री ब्रैकेट में लिखी हुई है, इसका मतलब क्या, नेगेटिव है वो। नेगेटिव कैसे हुई, कि ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की थी, मान लो 5 लाख की और क्लोजिंग 7 लाख की है, तो 2 लाख रुपए नेगेटिव दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या हो, चेंज इन इन्वेंट्री है, ये इंक्रीज इन इन्वेंट्री है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज करंट एसेट्स देखी जाती है, जिसने कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा होगा, वहां ये काम आती है बात, वहां लॉजिक काम आता है। अंडरस्टूड। ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है इंक्रीज होते हुए भी, डिक्रीज होते हुए भी प्लस में क्यों लिखा हुआ है, दिस इज द रीजन, क्योंकि हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है। आई थिंक दिस पार्ट इज ओके विद एवरीबॉडी। ठीक है, नींद के झोंके चल रहे हैं, क्या करूं बताओ, यानी कैसे निकम्मे लोग हैं, 10-10 बजे तक भी नींद चल रही है, तुम्हारी और किसकी, घटिया आदमी। रिकॉर्डिंग में भी जाता है, आप शब्द जाते हैं रिकॉर्डिंग में। 8:30 बजे कौन सी सुबह होती है यार, बताओ मुझे, सुबह मैं बोलता हूँ 5 बजे, तब तो समझ में आती है, फिर यहाँ आके कंबल लगाने पड़ेंगे मुझे, बिस्तर बिछाना पड़ेगा इधर। लेट्स मूव फर्दर। आइए देखें, बड़े समझना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक में आते हैं वेजेस, सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे खर्चे इसके अंदर आते हैं। अगर ये फैक्ट्री से रिलेटेड हुए तो क्या कहलाएंगे, डायरेक्ट, और अगर ऑफिस से रिलेटेड हुए तो क्या कहलाएंगे, इनडायरेक्ट कहलाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए नीचे देखिए, वेजेस है, बोनस है, लीव एनकैशमेंट है, सैलरीज, बोनस, लीव एनकैशमेंट, स्टाफ वेलफेयर, एम्प्लॉय कंपनसेशन, याद है ईएसओपी भी जो होता था वो वाला पार्ट भी है। नीचे एग्जांपल लेके चलते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में कौन कौन से आएंगे, वेजेस आएगी पूरी, लेट्स अंडरस्टूड, सैलरीज आएगा, दैट इज नाइस, बोनस पेड आएगा, दैट्स फाइन, और क्या आएगा बताइए, ग्रेचुटी, इट विल आल्सो कम, मेडिकल एक्सपेंसेस, इट विल आल्सो कम, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, इसका क्या होगा बताइए। नैतिक की फैक्ट्री में अगर 100 लोग काम करते हैं, ठीक है, और उन्होंने बोला कि सर हम बोर हो चुके हैं, कुछ मनोरंजन वगैरह कुछ हो जाए, नैतिक क्या करता है, लाल रंग के जूते, ठीक है, पीले रंग की स्कर्ट पहनता है, और कमर में पट्टा बांध के, ऊपर टी शर्ट पहन के, पम पम लेके नाच रहा होता है उनके सामने गाने में, एंटरटेनमेंट हो गया। कहे दफा हो जाए यहाँ से, इससे बढ़िया टाइगर 3 देखने जाएंगे। टाइगर 3 का शो चल रहा था कल, है ना, कल चल रहा था शायद, किसी ने थिएटर में पटाखे चला दिए। एक से बढ़कर एक है। हाँ, अभी पता है कि बेटा, रुक जा, मैं बता रहा हूँ, कहाँ लिखा प्रोविडेंट फंड। हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनो, अब जरा समझना, अंडरस्टैंड। ए भाई रुको, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, अगर सरकार, अगर ये कंपनी कंट्रीब्यूट कर रही है तो ये कहलाएगा क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अगर प्रोविडेंट फंड पेएबल है तो करंट लायबिलिटी हो गया, ठीक है, गॉट इट। और अगर प्रोविडेंट फंड एक्यूमुलेट हो रखा है तो आपके पास क्या है, वो आपने एक्यूमुलेट कर रखा है तो नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट बनता है। प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय चला गया, उसका प्रोविडेंट फंड पेएबल है, करंट लायबिलिटी है। प्रोविडेंट फंड पे कर दिया, कंट्रीब्यूशन है, तो क्या है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस की कैटेगरी में चला गया, उस साल के तो एक्सपेंस में बनेगा नहीं है। नीचे देखिए, वेजेस हैं, सैलरीज हैं, बोनस है, ग्रेचुटी है, मेडिकल एक्सपेंस है, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एंटरटेनमेंट से क्या बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉय को, थोड़ी देर के लिए क्षणिक तात्कालिक एंटरटेनमेंट है, उसके बाद खत्म। ऐसी कन्वेंस है, आने जाने का किराया दे रहे हो, जा भाई करोल बाग चले जा, किराया दे दिया, इट इज नॉट एम्प्लॉय बेनिफिट, इट्स अ कोर एक्सपेंस। तो ये कौन सी कैटेगरी में चले जाएंगे, एंटरटेनमेंट एंड कन्वेंस, अदर एक्सपेंस में चले जाएंगे, किसके अंदर चले जाएंगे ये, अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। फाइनेंस कॉस्ट, ये क्या होती है, कॉस्ट इनकर्ड बाय द कंपनी ऑन द बोरोइंग, मतलब आप लोन ले रहे हैं, लोन लेने की कॉस्ट होती है। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर होता है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोविंग्स, ठीक है जी, जैसे लोन पर, बैंक ओवरड्राफ्ट पर,
कैश क्रेडिट पर आपने बैंक से कैश में उधार ले लिया, आपने ओवरड्राफ्ट कर दिया, आपने लॉन्ग टर्म लोन ले लिया, इन पर जो इंटरेस्ट होता है वो भी होता है। ठीक है जी। अच्छा जी। और उसके अलावा पब्लिक डिपॉजिट्स, डिवेंचर और बॉन्ड्स पे भी जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है वो भी होता है। एक चीज का ध्यान रखेंगे, एक ना प्रोसेसिंग फीस होती है, लोन प्रोसेसिंग फीस, वो भी इंक्लूड होती है इसके अंदर। दिख रहा है आपको लिखा हुआ नीचे, लोन प्रोसेसिंग फीस और डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर्स, और इसके अलावा प्रीमियम और रिडम्पशन और पेबल और रिडम्पशन, ये भी आपकी क्या कहलाती है, फाइनेंस कॉस्ट कहलाती है। कोई भी तरह का इंटरेस्ट, चाहे वो टर्म लोन पे है, चाहे ओवरड्राफ्ट पे, चाहे किस पे, क्रेडिट लिमिट पे है, वो वाला, पब्लिक डिपॉजिट डिवेंचर बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट होता है वो वाला इंटरेस्ट, और लोन प्रोसेसिंग फीस फाइनेंस कॉस्ट का पार्ट है। और आगे चलते हैं, नीचे बोल रहे हैं बैंक चार्जेस। और बैंक चार्जेस जो होता है ना, बैंक चार्जेस, इसको हम फाइनेंस कॉस्ट नहीं बोलते हैं, क्योंकि बैंक हमसे चार्जेस लेता है अलग अलग। हमारे बिल को डिस्काउंट करने का चार्ज ले लिया, हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल के पेमेंट के चार्जेस ले गए, ये लोन थोड़ा ही है, ये तो हमारी सर्विसेज के बदले में पैसा ले रहा है हमसे। हमारा बैंक में करंट अकाउंट चलता है, बैंक हमसे चार्ज लेता है बैंक चार्जेस, ये फाइनेंस कॉस्ट नहीं है, बोरोइंग कॉस्ट नहीं है। ठीक है। नहीं, कमीशन नहीं, कमीशन रूटीन होता है, बैंक जो कमीशन, बैंक ड्राफ्ट बनाओगे बैंक कमीशन चार्ज करता है, फाइनेंस कॉस्ट नहीं हो। हाँ जी बेटा, बैंक के लिए छोड़िए, आप अपने एक्सपेंस में करिए ना, तो ये अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, उसकी कॉपी मत पलटो, अपने काम पे ध्यान दो। नीचे आ जाइए, देखिए आपके पास क्या दे रखा है, फाइनेंस कॉस्ट में क्या क्या जाएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन टर्म लोन जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जाएगा जाएगा, और डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट जाएगा, नहीं जाएगा, फिक्स डिपॉजिट पे बैंक को इंटरेस्ट मिला वो नहीं जाएगा, ये तो इनकम है आपके लिए। बैंक चार्जेस नहीं जाएगा, इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स ये जाएगा, दिस इज योर फाइनेंस कॉस्ट। बैंक चार्जेस अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। और डेप्रिसिएशन क्या होता है आपका, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ होता है, ये टेंजिबल एसेट्स के लिए होता है। ठीक है। और अमोर्टाइज के लिए होता है, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए होता है, ये अलग से कैटेगरी। अदर एक्सपेंस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कैरियज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कैरियज आउटवर्ड क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है या नहीं बताइए। और कोई भी एक्सपेंस जो कि ऊपर वाली कैटेगरीज में नहीं कवर करते, उसे आप इसमें कवर करते हैं, अदर एक्सपेंस की कैटेगरी में कवर करते हैं, जैसे बैंक चार्जेस ही है। फैक्ट्री से रिलेटेड होगा तो डायरेक्ट कहलाएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, वो इनडायरेक्ट कहलाएगा। ठीक है जी, ये कंटेंट इसका पूरा होता है। नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। यहाँ आ जाते हैं कुछ माइनर सी थियोरेटिकल चीजें, उनको देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या क्या थे वो देखें। ये हमें फाइनेंशियल डेटा और इकोनॉमिक रिसोर्सेज के बारे में बताता है। कई बार आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ। इम्प्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसके बारे में हमें बताता है। कैश फ्लो के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। सफिशिएंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है अलग अलग पार्टीज को। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बिजनेस हमें प्रेजेंट करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है इनका पर्पस बचपन में पढ़ा था, याद है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, अकाउंटिंग के ये सब इसी से रिलेटेड है ये। असेसेस इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट, प्रॉफिट अच्छा है तो आपका बिजनेस अच्छा है, कॉस्ट आपकी कम है तो बिजनेस अच्छा है आपका। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज अफेक्टिंग सोसाइटी, फालतू का ऑब्जेक्टिव है ये, कोई बिजनेस ध्यान नहीं देता इस पे, क्योंकि सरकार डंडा करती है इसलिए बिजनेस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं। डिस्क्लोज अकाउंटिंग पॉलिसीज, इसका भी आपको डिटेल पता चलता है। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। एसेंशियल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब याद है बचपन में हमने पढ़ा था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट अकाउंटिंग में चैप्टर 1 में पढ़ा था। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको देता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है इससे, कंपेरेबल हो जाता है ये, और वेरीफाइबल होता है, रिलायबल होता है, रिलेवेंट होता है, और टाइमलीनेस होता है, टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो हमने बचपन में क्या पढ़ी थी, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स पढ़े थे ना, वही के वही यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास, पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई देखो, इंटरनल यूजर में कौन आ जाते हैं, मैनेजमेंट आ जाती है। भाई मैनेजमेंट क्यों इंटरेस्टेड होती है, जरा बताइए मुझे, ताकि आप जान पाए कि आपका प्रॉफिट, आप कितने एफिशिएंट हैं, आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा या नहीं होगा। आपकी सेलिंग प्राइस का डिटर्मिनेशन, कॉस्ट का कंट्रोल करना, आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करना, और आपके प्रोजेक्ट, आपकी कंपनी को ग्रो करना, डाइवर्सिफाई करना, न्यू प्रोजेक्ट के लेके चलना। इसलिए क्या होता है, मैनेजमेंट कभी आए ना, हाउ मैनेजमेंट इज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दीज आर द रीजन। ऐसा 1 मार्कर में क्वेश्चन, तो 1 मार्कर में एमसीक्यूज उस तरह के आते हैं, पहले आए करते थे लेकिन फिर भी ये रिलेवेंट है।
एक्सटर्नल यूजर में कौन है? शेयर होल्डर। भाई शेयर होल्डर क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भाई आपके बिजनेस, आपके जो पैसा वो रिस्क फ्री रहे। ठीक है, देखिए, शेयर होल्डर तो यही चाहेगा ना कि आपका पैसा सेफ रहे, मतलब उसका पैसा सेफ रहे, उसको रिटर्न मिलता चले। एम्प्लॉय क्या चाहता है? एम्प्लॉय चाहता है कि सैलरी और वेजेस उसे टाइम पे मिले और उसको बोनस मिलता रहे। वो ये चाहता है, और उनकी नौकरी सेफ रहे। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या चाहते हैं कि क्या आपको जो लोन दिया गया है उसका रिपेमेंट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, प्रिंसिपल मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है जी, ये। और आप पैसे को इफेक्टिवली यूज कर रहे नहीं करें, पता चला पैसा ले लिया नए प्रोजेक्ट के लिए और चले गए लास वेगास और वहां उड़ा के आ गए। ऐसा नहीं करेंगे। शाओमी था, शायद शाओमी था, या मेरे ख्याल से था, हाँ शाओमी। शाओमी के मालिक ने क्या करा, एक दिन में 55 बिलियन यूएस डॉलर उड़ा दिए थे लास वेगास में। 55 बिलियन। भाई साहब बिलियन उड़ाए थे उसने। जरा गूगल देख, सर्च करके। तुम जानो किस पे उड़ाए होंगे? चलो मैं आपको बताता हूँ किस चीज पे। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। आई एम गिविंग एग्जाम्पल किस पे उड़ाए थे, सुन। कितना, सुन जरा ध्यान से, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। देयर वॉज अ पर्सन इन इंडियन क्रिमिनल हिस्ट्री, अब्दुल करीम तेलगी। नाम, आप किसी ने नाम सुना होगा, पर मैं बताता हूँ। एक बड़ा मशहूर स्टैम्प स्टैम्प घोटाला हुआ था। ये उसका इसका मास्टरमाइंड था। इसके पापा किसी इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में काम करते थे, जहाँ नोट छपते थे, स्टैम्प छपते थे, स्टैम्प पेपर छपते थे। इसने सारी काम उसका करने का तरीका सीख लिया। इसने क्या किया, ये जो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस की जो मशीनें होती है ना, जब कंडम हो जाती है तो उनको ऑप्शन कर दिया जाता है। इसने कबाड़ियों से उसे खरीद लिया। आपने वो सीरीज देखी होगी ना, अभी कुछ दिन पहले आई थी, कौन सी सीरीज आई थी? हाँ, स्कैम 92 था ना शायद वो। हाँ, ये सच्ची कहानी है। तो हर्षद ने, दूसरा था 2001 2002 स्कैम वाला था इसी के। फिर इसने क्या किया, रिटायर्ड एम्प्लॉय जो थे वहां के उनको भी हायर कर लिया, रिटायर्ड एम्प्लॉय। और इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक से जो इंक आती थी ना, वो भी जोड़ तोड़ करके वो हासिल कर ली। और भाई क्या करना शुरू करा इसने, स्टैम्प पेपर प्रिंट करना शुरू कर दिया। नकली नोट तो प्रिंट करोगे पकड़े जाओगे, स्टैम्प पेपर का तो कौन पकड़ा जाएगा? भाई स्टैम्प पेपर 10 रुपए का, 20 रुपए का, 100 का, 500 का, 1000, 10,000, 20,000 तक के स्टैम्प पेपर छपते थे। छापने की कीमत कितना, 2 रुपया सिर्फ। छप जाता था। और मार्केट में उसने बेचना शुरू करा भयंकर तरीके से। एवरीथिंग वॉज गोइंग। 10 साल, 5 साल बीत गए अच्छे से, बढ़िया चली से। मतलब बंदा अरबपति बन गया भाई, खूब पैसा कमा लिया उसने। पकड़ा ना गया। पकड़ा कैसे गया मैं बताता हूँ। अरे रुक तो जाना, जज क्या नहीं पकड़ा गया, अरे सुन तो ले बात, ये कह रहे ना कि कहाँ उड़ा है, मैं बता रहा हूँ। वो मुंबई में तब चलते थे बार, और बार में होती थी बार बालाएं, बार गर्ल्स। समझ रहे हो बात को? तो मुंबई में चला गया बार में। एक दिन ऐसी किसी बार बाला के ऊपर वो पैसे लुटा रहा था। एक हट्टा कट्टा यंग गबरू जवान आके कहता, अबे हट, तेरी औकात क्या है? कहता, तू औकात बैठाएगा अपनी, अभी बताता तुझे औकात क्या है। फोन करा उसने, उस समय वो 2.5 किलो के मोबाइल फोन होते थे, फोन करा, बुला लिया, गाड़ी भर के नोट बुला ली। और भाई साहब उसने 500 के 500 के नोट, 1000 के नोट ऐसे उड़ाने शुरू कर दिए, ऐसे। मतलब करीब करीब 5.5 करोड़ रुपए उड़ा दिया उसने ऐसे ऐसे करके उसके ऊपर। तहलका मच गया पूरी बार में, मतलब पड़ोस पड़ोस में खबर फैल गई कि भाई कोई अरब की शेख आया है, 5 करोड़ उड़ा के चला गया बार बाला के ऊपर। फिर बोलता है, देखा तो नहीं मेरी औकात, सिर्फ औकात दिखाने के लिए उसने 5 साढ़े 5 करोड़ उड़ा दिए। वो वहीं से उसका डाउनफॉल शुरू हो गया, नजरों में आ गया वो। 5.5 करोड़ जो बंदा, यहाँ तो 11 रुपए चंदा नहीं लिखवाया जाता जागरण में, उस जमाने की बात है। 5.5 करोड़ एक लड़की के ऊपर उड़ा दिए उसने, लास वेगास। समझ रहा, शाओमी का मालिक। देखा भाई तूने कितने उड़ाए थे? देख जरा, ये भी देखेगा कितने उड़ाए थे, अभी प्रूफ हो जाता है। भाई बिलियन उड़ाए उसने, मैं बता रहा हूँ ना, कंपनी का बैंड बजा दिया एक ही रात में, यूएस डॉलर। देखो तो सही, तुम देखो तो सही। 500 नहीं, 55। देखो तो सही तुम कितना। गॉट इट? तो ये थी इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे रिलेटेड। अब्दुल करीम तेली नाम था उसका। बाद में उसे पकड़ा गया, जेल में रहा। और क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ वो कनेक्टेड था, तो जेल में उसका मर्डर कर दिया गया। खत्म हो गई इसकी कहानी। और हिंदुस्तान में तो क्या होता है, बंदा खत्म तो सब केस खत्म हो जाते हैं। यूएस थोड़ी है, मरने के बाद सक्सेसर बढ़ते रहेंगे पैसा, नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होता। बंदा गया, केस खत्म। देखो जरा, देखो कितना पैसा खर्च किया उसने। लेट्स कम टू द पॉइंट नाउ। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? कोई बात नहीं। तो बैंक्स, इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर क्या चाहते हैं भाई? वो चाहते हैं कि आपका बिजनेस
वो चाहते हैं क्या कि आपकी अकाउंटिंग की आपकी अर्निंग कैपेसिटी सही चल रही नहीं चल रही, जो आपने पैसा दिया था। और सुनिए, इन्वेस्टर हो गया, शेयर होल्डर क्या चाहता है कि आपका पैसा सेफ रहे, आपका पैसा ग्रो करे और आपको रेगुलेटरी रिटर्न मिले, ये चाहते हैं। क्रेडिटर क्या चाहते हैं, जो आपने गुड्स एंड सप्लाई क्रेडिट दी थी उसकी रिकवरी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या चाहती हैं, टैक्स और जो कंप्लाइंसेस हैं वो पूरे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सेबी क्या चाहता है कि आप इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सेव करके चल रहे हो या नहीं लेके चल रहे हो। मिला भी नहीं मिला कुछ आपको, मैं दिखाता हूँ। कितना, मैं दिखा रहा हूँ आपको, रुक जाइए। किसने, मिलियन या बिलियन हुआ, देखते हैं। अरे रुक जाना, दिख रहा है कुछ कितना था। स्वामी का ऑनर ही था क्या वो, वही था ना। नहीं नहीं दिख पा रहा मुझे वो। हाँ ये रहा, स्वामी का था या फिर क्योसेरा का था, किसी एक का था वो। एक चाइनीज कंपनी का था, देख लेना बाद में पता चलेगा आपको। एनीवे लेट्स कम टू द पॉइंट। अब बेकार की चीजें क्या देखनी है, काम की बात देख लेते हैं। चलिए आगे चलें थोड़ा सा। लेट्स मूव फॉर कंक्लूडिंग पार्ट, देखते हैं इसका। चलिए ओके फाइन। अब आई लिमिटेशंस ऑफ, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं, मतलब बेस्ड ऑन पास्ट होता है, उसके बेस पे जो भी आप फाइंडिंग लेना चाहें ले सकते हैं, दैट्स द लिमिटेशन। अफेक्टेड बाय एस्टिमेट्स, ज्यादातर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्स, फाइनेंशियल एस्टिमेट्स होते हैं और कुछ नहीं होते हैं। अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर होती हैं तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या होती है, बदल जाती है। क्वालिटेटिव एलिमेंट्स इग्नोर करे जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। प्राइस लेवल के चेंजेस इग्नोर करे जाते हैं, ये भी आप जानते हैं। और हर पार्टी का पर्पस ये क्या फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या थी, लिमिटेशंस है किसकी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की लिमिटेशंस। क्लियर है। तो इस तरह से एक हरक्यूलियस टास्क हमारी खत्म हुई, हरक्यूलियन टास्क खत्म हुई। काफी बड़ा चैप्टर था ये, एंड वी आर एबल टू फिनिश इट ऑफ। क्या पढ़ा आपने, बैलेंस शीट और कंपोनेंट पढ़े, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस के कंपोनेंट पढ़े, और वो किस तरह से आपके रेशो और कैश फ्लो को इफेक्ट करेंगे वो आपने यहाँ पर देखा। चलिए, अभी हमारे पास ऑलरेडी 6 मिनट है, तो लेट अस स्टार्ट द न्यू चैप्टर एज वेल। ठीक है। तो अब हम जो देखेंगे अगला वाला चैप्टर जो पढ़ते हैं, वो अगला चैप्टर देखिए, मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 1 इस किताब का, चैप्टर 2 इस बुक का, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, ये जो ग्रीन बुक है हमारे पास, ये ग्रीन बुक जो टीएस ग्रेवाल की आपके पास ग्रीन बुक है, ये चैप्टर 1 तो आपने अभी पढ़ा। चैप्टर 2 जो है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, अगला वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। चैप्टर 3 जो होता है, ये वाला चैप्टर 3, ये बेसिकली कॉमन साइज कंपेरेटिव वाला हो जाता है, जो जो रेड बुक के अंदर दिखेगा आपको। चैप्टर 4 जो है रेशो का है, जो आपको ग्रीन बुक में दिखेगा। और चैप्टर 5 जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट है, वो भी इस ग्रीन बुक में दिखेगा। इस बुक में आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 दिखेंगे। कॉमन साइज कंपेरेटिव जो है ना, वो आपका रेड बुक में दिखेगा। जब आप अब अगली क्लास में आएंगे तो दोनों बुक लेके आना, क्योंकि वो जो चैप्टर 2 है वो आधे घंटे का होता है, तो बाकी के 1 घंटे में फिर हम कॉमन सेंस कंपैरेटिव वाले को लेके चलेंगे। मतलब अगला चैप्टर जो आधे घंटे का थ्योरी है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल शुरू है, उसके बाद कोई थ्योरी नहीं है, वी हैव प्रैक्टिकल। हाँ, नहीं थर्सडे छुट्टी है क्या। आज की क्लास यही वाइंड अप करते हैं, थैंक्स फॉर बीइंग विद मी।